अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल इंतकाम की आग आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। वो इस वक्त अस्पताल के कॉरिडोर में बेंच पर बैठा हुआ था। वो अपने हाथों को देख रहा था। उसके हाथों पे हल्का हल्का खून लगा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बह के हथेली में जज्ब हो रहे थे। उसे अपनी हर गलती पर पछतावा था, लेकिन अब सिर्फ पछतावे ही रह गए थे। वो तो ये भी नहीं जानता था कि किस्मत उसे माफ़ी मांगने का एक मौका देगी भी या नहीं। वो तो हमेशा उसे कैद करके रखना चाहता था, अपनी कैद में तड़पते से सकते देखना चाहता था, लेकिन शायद उसे ये कैद मंजूर नहीं थी। तभी तो उसने इस कैद से रिहाई हासिल करने के लिए अपने आप को मौत के मुंह में झोंक दिया। तहज्जुद का वक्त था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो हमेशा की तरह अलार्म बजते ही उठ गई थी। वजू करके तहज्जुद की नमाज अदा की। दुआ के लिए हाथ उठाए तो आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। अल्लाह पाक, आप तो जानते हैं ना, मैंने इन्हें कभी दुआओं में नहीं मांगा था। मैं तो किस्मत के हर फैसले पर मुतमईन थी। मैंने कभी भी इन्हें अपना नसीब करने की दुआ नहीं मांगी। फिर क्यों आपने मुझे उनसे मनसूब कर दिया? ये जानते हुए भी मैं उनकी मोहब्बत नहीं हूँ। उनकी मोहब्बत कभी हो ही नहीं सकती। मैं कुछ भी तो नहीं हूँ उनके लिए, कुछ भी नहीं। मेरा होना ना होना उनके लिए एक जैसा है। आंखों से आंसू बहकर हथेली में गिर रहे थे और वो अपना मुंह अपने हाथों में छुपाए बिलक बिलक कर रो दी। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। इस वक्त हवेली एक कमरे के बाहर बहुत सारे लोग जमा थे और कब से दरवाज़ा पीट रहे थे, लेकिन अंदर मौजूद वजूद शायद कुछ सुन ही नहीं रहा था। दरवाज़ा खोलो बेटा, दरवाज़ा खोलो। दरवाजे के बाहर खड़ी खातून ने आवाज़ लगाई। मेरा दिल हौल रहा है, कोई दरवाज़ा तोड़ो। किसी ने दरवाजे को धक्के दिए तो दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही सबको हैरत का झटका लगा था। कमरे में 22 साला लड़की सुर्ख रंग का लहंगा पहने ज़मीन पर गिरी हुई थी। बिया, उसकी माँ ने उसका सर अपने घुटनों पर रखा और बिलक बिलक कर रोने लगी। लड़की के दोनों हाथों से खून बह रहा था और सांसें सांसें हमेशा के लिए रुक गई थीं। जून का महीना था। हर तरफ गर्मी का राज था। उसे यूनी ज्वाइन किए कुछ ही दिन हुए थे। क्लास खत्म होते ही वो किसी को ढूंढती हुई कैंटीन पहुंची। उफ, इतनी गर्मी है और मैं आपको कब से ढूंढ रही थी, मगर मजाल है आप आसानी से मिल जाए, वो किसी के पास खड़ी बेजारी से कह रही थी और इस शख्स की पुश्त महरमा की तरफ थी। सॉरी मैम, आपको कोई गलत, वो कहते हुए पलटा था, लेकिन अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। उसके मुकाबिल खड़ी लड़की को देखकर कहीं किसी शहजादी का तसव्वुर हो रहा था। चेहरे पर मासूमियत और बेजारी समोए वो उसकी मुंतज़िर थी। महरमा के मुकाबिल देखकर हवाइयाँ ही उड़ गईं। ओह सॉरी, वो महरमा ने घबराते हुए कहा। तुम यहाँ हो? पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा था और उसने मुड़कर देखा तो उसका कज़न इबाद था। ये कौन है? इबाद ने शाहजैन को सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा। कहाँ थे तुम? कब से ढूंढ रही थी मैं। समझी तुम बैठे हो और बोलना शुरू हो गई। महरमा ने गुस्से से धीमी आवाज़ में कहा। ओह। इबाद ने बात समझ आने पर कहा। क्या ओह, माजरत करो इनसे, महरमा ने राजदारी से कहा। सॉरी, मेरी कज़न को गलत फहमी हो गई थी। दरअसल इत्तेफाक से हमारी शर्ट्स के कलर सेम हैं। इबाद ने मुस्कुराते हुए माजरत की। इट्स ओके, शाहजैन ने मुस्कुराते हुए कहा। नाइस टू मीट यू, इबाद ने हाथ आगे करते हुए उसे बोला। मी टू, शाहजैन ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए कहा और फिर वो दोनों वहां से चले गए। कुछ देर तक शाहजैन की नज़रों ने महरमा का पीछा किया। तुमने इससे कहीं इजहार मोहब्बत तो नहीं कर लिया था? इबाद ने शरारत से कहा। फजूल बकवास नहीं करो, महरमा ने तब कर उसे जवाब दिया। वो दोनों अभी अभी यूनी से घर आए थे। महरमा का गर्मी की वजह से वैसे ही बुरा हाल था, ऊपर से बात बार बार उसे तंग कर रहा था। बताओ ना, तुमने क्या कहा था उसे? ये तो नहीं कहा था जानू, बात सुनो, बाद ने शरारत से उसे देखते हुए आहिस्ता से कहा। "उह", महरमा चीखी। क्या हुआ महरमा? वो जल्दी से किचन से आई और फिक्रमंदी से पूछा। क्यों रुका हुआ है अभी तक आपने इसे? महरमा ने बात की तरफ इशारा करते हुए कहा। शर्म करो महरमा, ऐसे बोलते हैं? फायजा बेगम ने उसे घूरते हुए कहा। समझाने आप इन्हें कब से मुझे परेशान कर रहे हैं। महरमा ने तंजिया कहा। मोमानी, अब मैं चलता हूँ। इबाद ने इजाज़त चाही। बोल तो ऐसे रहे हैं मैं चलता हूँ, जैसे हमें पता ही नहीं है कि आप भी चलते हैं। जाहिर सी बात है, पाँव अल्लाह पाक ने चलने के लिए ही दिए हैं, महरमा ने धीमी आवाज़ में कहा ताकि सिर्फ बात ही सुन सके, क्योंकि फायजा बेगम सुन लेती तो फिर उसकी क्लास लग जाती। हमीद साहब के सिर्फ 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा ज़ुहैब और छोटी बेटी तहमीना, और उनके घरों में लड़कियों के ज़्यादा पढ़ाने का रवाज नहीं था। तहमीना के मैट्रिक के इम्तिहान के बाद उन्होंने तहमीना की शादी अपने दोस्त के बेटे से कर दी और ज़ुहैब की शादी अपनी भांजी फायजा से।
فائزہ اور زہیب کا صرف ایک بیٹا تھا شعیب۔ ان دونوں کو بیٹی کی بہت خواہش تھی۔ پھر اللہ پاک نے شعیب کی پیدائش کے 15 سال بعد انہیں اپنی رحمت سے نوازا، جس کا نام انہوں نے مہرما رکھا۔ مہرما کی پیدائش کے 2 سال بعد ان کے گھر ایک اور رحمت آئی۔ ہمنا تہمینہ کم عمری میں ہی بیوہ ہو گئی تھی اور ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا بعد مہرما سے 2 سال بڑا تھا۔ حمید صاحب کی خواہش پر مہرما اور عباد کی منگنی کر دی گئی تھی۔ شعیب بیرون ملک رہتا تھا۔ مہرما اور عباد ایک ہی یونی میں تھے۔ مہرما کا پہلا سال جبکہ عباد کا آخری سال تھا۔ زہیب صاحب کو اپنی بیٹیوں کو پڑھانے کا شوق تھا اور اس لیے انہوں نے مہرما کا ایڈمیشن یونی میں کروا دیا تھا۔ تہمینہ بیگم نے بہت رولا ڈالا تھا کیونکہ انہیں کالج میں بھی ایڈمیشن لینے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ عباد نے مہرما کو لانے اور لے جانے کی ذمہ داری لی تھی۔ ہمنا ابھی کالج میں تھی، اسے آرٹس کا بہت شوق تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہے چھوٹی مما؟ شاہ زین نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم یہاں ہو؟ میں پورے گھر میں ڈھونڈ رہی ہوں، صبا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ چھوٹی مما اسے سمجھا دیں، مجھ سے زیادہ فری نہ ہوا کرے، شاہ زین نے غصے میں بولا۔ صبا جاؤ اپنے کمرے میں، اور 1000 بار کہا ہے کہ بڑا بھائی ہے، پریشان نہ کیا کرو، جویریہ بیگم نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ بھائی مائی فوٹ، صبا پیر پٹکتے وہاں سے چلی گئی۔ شاہ زین کے والد علی خان کی شادی ان کی کزن آسما سے ہوئی تھی۔ شادی کے چند سال بعد آسما کا انتقال ہو گیا تھا اور ان دونوں کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، زوبیہ۔ گھر والوں کے اصرار پر انہوں نے اپنی چھوٹی سالی سے شادی کر لی تھی۔ ان دونوں کا ایک بیٹا ہوا، شاہ زین، زوبیہ سے 12 سال چھوٹا تھا۔ جویریہ نے زوبیہ اور شاہ زین میں کبھی فرق نہیں کیا تھا۔ انہیں جتنا شاہ زین عزیز تھا اتنی ہی زوبیہ۔ علی خان کے چھوٹے بھائی ہاشم خان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، صبا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی جب سے۔ شاہ زین اور زوبیہ کے ساتھ ساتھ صبا کی تربیت بھی جویریہ بیگم نے کی تھی، لیکن جویریہ اپنے باپ کی اتنا خود سر تھی۔ شاہ زین جب 8 سال کا تھا تو اس کے والد اور بہن اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ شاہ ولا اسلام آباد میں مقیم تھا، لیکن شاہ زین اور صبا کراچی کی یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے۔ شاہ زین کا اپنا اپارٹمنٹ تھا جہاں وہ رہائش پذیر تھا، جبکہ صبا ہاسٹل میں رہتی تھی۔ وہ دونوں چھٹیوں میں اسلام آباد آتے تھے۔ آج مجھے میم سے اتنی ڈانٹ سننی پڑی، مہرما نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ سوری، بات کب سے کئی بار اس کی یہ بات سنتا اور سوری کہتا اور وہ پھر سے شروع ہو جاتی۔ سوری، پتہ بھی ہے اتنی بے عزتی ہوئی، لیکن آپ نے ٹائم پر یونی نہ چھوڑنے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ وہ پھر غصے سے نان سٹاپ بولنا شروع ہو گئی۔ وہ دونوں اس وقت گراؤنڈ میں تھے۔ بس بھی کرو مہرما، کتنا بولتی ہو، کہہ تو دیا سوری، اور کتنی باتیں سناؤ گی؟ عباد نے بیزاری سے کہا۔ پہلے غلطی کرتے ہیں اور مسٹر عباد کو کسی کی باتیں بھی سننا نہیں پسند، مہرما نے تنزیہ کہا۔ اس بیچاری کو تھوڑا آرام دے دیا کرو، یہ بھی سوچتی ہوگی کون سے نہ کردہ گناہوں کی سزا ملی ہے، پورے دن چلتے چلتے تھک جاتی ہوگی، عباد نے شرارت سے کہا۔ مہرما غصے سے دوبارہ کہنا شروع کرتی اس سے پہلے ہی وہ سامنے سے آتے شاہ زین سے ٹکرا گئی، جو فون پر بات کرتے ہوئے آ رہا تھا۔ مہرما کے ہاتھ موجود کولڈ ڈرنک شاہ زین کی شرٹ پر گر گئی اور شاہ زین نے حیرت سے اپنی شرٹ کو دیکھا جو پوری گیلی ہو گئی تھی، اور پھر سامنے کھڑی معصوم حسینہ کو۔ سوری کرو انہیں، مہرما نے ساتھ کھڑے عباد کے کان میں کہا۔ خود ہی کر لو، عماد نے فرصت سے انکار کیا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، بلا وجہ مجھ سے لڑے جا رہے تھے۔ مہرما نے سارا ملبہ عباد پر ڈال دیا۔ غلطی خود کرو اور سوری مجھ سے کرواتی ہو۔ واہ، عباد نے طنزیہ کہا۔ دیکھو کر لو، اچھے بھائی نہیں ہو، مہرما نے بے دھیانی میں کہا۔ اللہ کو مانو مہرما، کیوں مجھے ہارٹ اٹیک دلوانا چاہتی ہو؟ میں کوئی بھائی نہیں ہوں تمہارا، عباد نے غصے سے کہا۔ بھول گئی تھی، مہرما نے اپنے سر پر آہستہ سے چپت لگاتے ہوئے کہا۔ تمہاری اکلوتی منگیتر ہوں، مانگ لو معافی، مہرما نے مکھن لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں، عباد بھی اپنی بات پر بضد تھا۔ نہیں ہوں میں تمہاری اکلوتی منگیتر، مہرما نے ابرو چکاتے ہوئے کہا۔ میرا مطلب تھا کہ میں معافی نہیں مانگ رہا، عباد نے وضاحت دی۔ سوری، ہم نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، عباد نے بلاخر معذرت کی۔ انہوں نے آپ کو کیا پیغام دینے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ شاہ زین نے مہرما کو دیکھتے ہوئے عباد سے کہا۔ ہاں عباد نے، اور نہیں مہرما نے بیک وقت کہا، جس پر شاہ زین کا کہکا بلند ہوا تو مہرما نے خونخوار نظروں سے عباد کو گھورا۔ پھر وہ دونوں الوداعی کلمات کہتے وہاں سے چلے گئے۔ بابا، ہم دونوں میں سے آپ کو زیادہ محبت کس سے ہے؟ مہرما نے تجسس سے پوچھا۔ مہرما سے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بابا یہ غلط بات ہے، میں چھوٹی ہوں اس لیے آپ کو مجھ سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، ہمنا نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ تم تینوں ہی سے مجھے محبت ہے، انہوں نے ہمنا کو پیار کرتے ہوئے جواب دیا، لیکن مہرما میری جان بستی ہے، انہوں نے ہمنا کو دیکھتے شرارت سے کہا۔ بابا آئی لو یو، مہرما نے ان کے گلے لگتے ہوئے کہا اور منہ پر 12 بجائے ہمنا کو دیکھ اسے منہ چڑھا گئی۔ یہ لڑکی پتہ نہیں کب سدھرے گی، فائزہ بیگم نے پیشانی پر بل لاتے ہوئے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ بچے ابھی ایسا ایسا سمجھ جائے گی، انہوں نے مہرما اور ہمنا کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہی تھیں۔ کچھ ہی دنوں میں شاہ زین کے عباد سے دوستی ہو گئی تھی۔ شاہ زین کا عباد سے دوستی کرنے کے پیچھے مہرما تھی، کیونکہ جہاں عباد ہوتا تھا وہیں مہرما ہوتی تھی، اس لیے مہرما کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنے کے لیے شاہ زین نے عباد سے دوستی کر لی۔ وہ تینوں اس وقت گراؤنڈ میں تھے، کالج میں میچ تھا جس میں شاہ زین اور عباد نے حصہ لیا تھا۔
عباد شاہزین کی مخالف ٹیم میں تھا۔ ان کی پریکٹس ختم ہوتے ہی وہ مہرما کی جانب آئے اور مہرما وہیں بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ عباد، آپ کو پروفیسر نے آفس میں بلایا ہے، ایک لڑکے نے عباد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ میں ابھی آتا ہوں، عباد کہتے ہوئے اس لڑکے کے پیچھے چل دیا۔ مہرما اور شاہزین ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ اچانک مہرما کا پاؤں مڑا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے گر گئی۔ اف! مہرما کی چیخ نکلی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ شاہزین نے اس ہاتھ کے سہارے سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ مہرما کا پاؤں مڑنے کی وجہ سے اسے چلا نہیں جا رہا تھا۔ شاہزین نے اسے سہارا دیتے ہوئے بینچ تک لے آیا اور دور کھڑی صبا یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے اور شاہزین کے بیچ آنے کی؟ تمہیں تو میں نہیں بخشوں گی، صبا نے مہرما کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے غصے سے کہا۔ کیا ہوا تمہیں؟ عباد نے مہرما سے پوچھا۔ میرے پیر میں موچ آ گئی ہے، مہرما نے روحان سے ہوتے ہوئے کہا۔ لاؤ دکھاؤ مجھے، عباد نے کہا اور اس کے پاؤں کو دیکھنے لگا۔ عباد اپنے ہاتھ سے دھیرے دھیرے مہرما کا پاؤں دبا رہا تھا۔ شاہزین کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا اور وہ غصے میں بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ کون تھی وہ لڑکی؟ صبا نے شاہزین کے پاس آ کر پوچھا۔ کون سی لڑکی؟ شاہزین نے ناسمجھی سے کہا۔ وہی جس سے خود چلا نہیں جا رہا تھا تو تم اسے چلنا سکھا رہے تھے، صبا نے طنزیہ کہا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، شاہزین نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ تم سے جوڑا ہر شخص میرا مسئلہ ہے، صبا نے کہا۔ تم ہوتی کون ہو میرے معاملے میں بولنے والی؟ شاہزین نے سوالیہ نظر میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آج اتنی دیر ہو گئی یونیورسٹی سے آنے میں؟ عباد گھر میں داخل ہوا تو تہمینہ بیگم نے پوچھا۔ مہرما کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، پہلے اسے ہاسپٹل لے کر گیا، پھر گھر چھوڑا تو دیر ہو گئی، عباد نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ پتہ نہیں اس لڑکی کو سکون کیوں نہیں ہے، انہوں نے طنزیہ اسے دیکھتے بولی۔ حد ہے امی، اب اس کے پاؤں میں موچ آ گئی، اس میں بھی اس کی غلطی ہے کیا؟ عباد نے بے یقینی سے کہا۔ پڑھنے گئی تھی یا ریس کرنے جو پاؤں میں موچ آ گئی، انہوں نے اپنا لہجہ برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ ہر وقت پیچھے پڑی رہتی ہیں آپ مہرما کے، عباد نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ سردی کا موسم تھا، رات کا پہلا پہر چل رہا تھا، ہر جانب سناٹا تھا۔ وہ بالکنی میں کھڑی اپنی سوچوں میں گم تھی، ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھو کر گزر رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی والدہ دروازے پر کھڑی تھیں۔ سرسری سی نظر ان پر ڈال کر وہ دوبارہ باہر دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ بیا، انہوں نے اسے پکارا۔ جی امی، وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہارے پاپا کہہ رہے ہیں میں کل تمہیں مارکیٹ سے تمہاری پسند کا سوٹ دلا لاؤں شادی کے لیے، انہوں نے اپنے مقصد بیان کیا۔ جب شادی ہی پسند کی نہیں ہو رہی تو سوٹ پسند کا لے کر کیا کروں گی، اس نے افسردگی سے کہا۔ آپ اپنی پسند سے لے آئیے گا، بیا نے ان کے چہرے پر بے بسی دیکھ کر کہا۔ وہ جانتی تھی ان کے بابا کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ ہمنا پینٹنگ پر رنگ بھرنے میں مصروف تھی جب مہرما اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا کر رہی ہو ہمنا؟ مہرما ہمیشہ اسے پیار سے ہمنی کہہ کر کہتی تھی۔ کچھ نہیں، ہمنا نے مختصر جواب دیا۔ کیا پینٹ کر رہی ہو، مجھے بھی دکھاؤ۔ مہرما نے اس کی پینٹنگ دیکھنے کی کوشش کی تو ہمنا سامنے آ گئی۔ دیکھنے دو نا، مہرما نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ آپی، مما بلا رہی ہیں آپ کو، ہمنا نے بہانہ بنایا۔ مجھے پتا ہے مما نہیں بلا رہی، بس تم مجھے اپنی پینٹنگ دکھانا نہیں چاہ رہی، مہرما نے منہ بسورتے ہوئے اسے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ ہمنا نے اپنی پینٹنگ کو دیکھا جو مکمل ہو چکی تھی۔ اس میں ایک مسکراتے ہوئے لڑکے کا اسکیچ تھا۔ اس نے نیچے لکھ دیا، لا حاصل محبت۔ آج یونیورسٹی میں کرکٹ میچ تھا، سب اسٹوڈنٹ گراؤنڈ میں موجود میچ دیکھ رہے تھے۔ پہلے شاہزین کی ٹیم کی باری تھی جنہوں نے بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ عباد کی ٹیم بھی بہت اچھا کھیل رہی تھی۔ آخری بار عباد کی باری تھی۔ مہرما پرجوش انداز میں عباد کے نام کے نعرے لگا رہی تھی۔ آخری گیند پر عباد کو سکسر مارنا تھا اور جیت ان کی، لیکن مقابل میں شاہزین تھا جس نے ہارنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ عباد نے بلہ گھمایا اور بال آسمان میں، مہرما کی خوشی سے چیخ نکلی تھی۔ شاہزین گیند کیچ کرنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر مہرما پر پڑی اور عباد کی جیت کی منتظر تھی۔ شاہزین نے کیچ چھوڑ دیا۔ پورے گراؤنڈ میں شور مچا تھا، پہلی بار شاہزین ہارا تھا۔ سب شاہزین کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کیونکہ اس نے اتنا آسان کیچ چھوڑ دیا تھا۔ عباد کے جیتنے پر مہرما کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ شاہزین مسکراتا ہوا اسے اپنی آنکھوں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ او گاڈ، آئی کانٹ بلیو اٹ، شاہزین ایک لڑکی کے لیے ہار گیا، صبا نے طنزیہ کہا۔ اٹس ناٹ یور میٹر، شاہزین نے اسی کے انداز میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ مبارک ہو، شاہزین نے مہرما کے پاس آ کر دھیرے سے کہا۔ مجھے کیوں؟ عباد کو دیں مبارکباد، مہرما نے معصومیت سے کہا۔ ٹریٹ تو بنتی ہے، شاہزین نے مسکراتے ہوئے عباد سے پوچھا۔ ہاں ضرور ضرور، عباد نے خوش دلی سے اسے جواب دیا۔ پھر وہ تینوں کینٹین کی طرف چل دیے۔ عباد مہرما کے ساتھ ان کے گھر ہی آ گیا تھا۔ مہرما اس کے لیے چائے بنا رہی تھی اور وہ اس کے پاس کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ کینچی کہاں گئی؟ مہرما کب سے دودھ کا پیکٹ کھولنے کے لیے کینچی ڈھونڈ رہی تھی۔ زبان سے ٹرائی کرو، عباد نے شرارت سے کہا۔ کیا؟
महरमा ने नासमझी से उसे पूछा, तुम्हारी जुबान भी तो कैंची की तरह चलती है, इसे खोल लो। ये बात कहकर खुद ही कहका लगाया, वेरी फनी। महरमा ने मुंह पसोरते हुए उसे देखा, तुम्हारी ज्यादा चलती है, तुम खोल दो। महरमा ने तंजिया उसे कहा। महरमा फायजा बेगम ने किचन में दाखिल होते हुए महरमा को गुस्से से घूरा, समझाने अपने भांजे को बिला वजह मेरे मुंह लग रहा है। महरमा ने गुस्से से कहा, महरमा बहुत बदतमीज हो गई हो तुम। फायजा ने उसे डांटते हुए देखा, सब कुछ मैं ही करती हूँ। और ये बात ये कब से फजूल बोल रहा था जब इन्हें नहीं सुना आपने। बाबा जानी को आने दें, आप दोनों की शिकायत करूंगी। महरमा गुस्से से कहते हुए कमरे में चली गई। ये बात मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। बाबा आपको पता है ये बात कब से मुझे परेशान कर रहे थे और मम्मा भी मुझे ही डांट रही हैं। महरमा ने जुहेब साहब के घर में आते ही फायजा बेगम और इबाद की शिकायत लगाई। और भाई क्यों तंग कर रहे हो आप दोनों मेरी मासूम बच्ची को? जुहेब साहब ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा। कुछ ज्यादा ही मासूम है आपकी लाडली। फायजा बेगम ने हंसते हुए कहा, देख लें बाबा, मजाक बना रही हैं मम्मा। महरमा ने रूहान से होते हुए उन्हें देखा। अच्छा बस भी करें आप दोनों। जुहेब साहब ने उनसे कहा, ये बात आज यही हो, तहमीना ने घर से तो नहीं निकाल दिया ने तुम्हें? जुहेब ने शरारत से उससे पूछा। नहीं मामू, मैंने सोचा आपको भी वक्त दे दूं, वरना आप भी सोचते होंगे मेरा इकलौता भांजा कितना मसरूफ रहता है। इबाद ने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा। मसरूफियत का तो पता नहीं, लेकिन हर वक्त यहीं पड़ा रहता है। महरमा इबाद के बराबर में खड़ी थी। उसने इतना धीरे कहा कि सिर्फ इबाद ही सुन सका। इबाद ने उसे घुरी से नवाजा। शाहजहान टेरिस पर खड़ा हाथ में कॉफी का मग थामे महरमा के शहर में खोया हुआ था। बिलाशुबा महरमा बहुत हसीन थी और बेवकूफ़ भी। वो पहली लड़की थी जिससे शाहजहान मुतासिर हुआ था, वरना कितनी लड़कियां उसकी दीवानी थीं, लेकिन उसने कभी किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा और महरमा उससे तो उसकी आंखें पलटना ही भूल जाती थी। मामू हम सब यूनी की तरफ से टूर पर सवार जा रहे हैं। वो सब टीवी लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे जब इबाद ने जुहेब साहब को मुखातिब करते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है। जुहेब साहब ने मुस्कुराते हुए उसे कहा, आप महरमा को भी जाने की इजाज़त दे दें। इबाद ने चेहरे पर मासूमियत समोए उनसे कहा, महरमा क्या करेगी जाकर? मेरे ख्याल से महरमा खुद भी नहीं जाना चाह रही। जुहेब साहब ने बहाना बनाया, जो हम सब करेंगे महरमा भी वही करेगी। जाहिर सी बात है मामू, घूमने जा रहे हैं तो घूमेगी। इबाद ने वजाहत दी, लेकिन जुहेब साहब ने इनकार करना चाहा। मामू प्लीज़। इबाद ने इल्तिजाई अंदाज अपनाया, अकेले भेजने का मेरा दिल नहीं मान रहा। जुहेब साहब ने खदशा जाहिर किया, मैं हूं ना, और भी बहुत सारे लोग होंगे, बस आप हाँ कर दे। इबाद के इसरार पर जुहेब साहब ने हाँ कर दी। बिया आप ही? 8 साला बच्चा चिल्लाते हुए कमरे में दाखिल हुआ। जी आप ही की जान, बिया ने इसे प्यार करते हुए कहा, ये मैं आपकी शादी में पहनूंगा, अच्छी है ना? उसने अपने हाथ में पकड़ी शेरवानी दिखाते हुए कहा, बहुत अच्छी है। अपनी शादी का सुनकर बिया का दिल उदास हो गया था। वह मुश्किल मुस्कुराते हुए मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते उसने कहा, बेटा जाओ, बाबा आपको बुला रहे हैं। उन्होंने कमरे में दाखिल होते हुए उसे कहा, बिया। उन्होंने पुकारा, जी अम्मी। ये तुम्हारा शादी का जोड़ा और जेवरात हैं, देख लो, और कुछ चाहिए तो बता दो। उन्होंने बेड पर सारी चीजें रखते हुए कहा, जो चाहिए वो आप कभी नहीं दे सकते। बिया ने खोए खोए लहजे में कहा, बिया एक ही बात को बार बार मत दोहराओ। उन्होंने सख्ती की का अंदाज अपनाया, अम्मी आप कुछ करें प्लीज़, मैं ये शादी नहीं कर सकती। बिया ने उनके हाथ मजबूती से थामते इल्तिजाई अंदाज अपनाया, मैं कोशिश करूंगी। उन्होंने उसके आंसू साफ करते हुए तसल्ली से कहा, हमना मेरी शॉल कहाँ है? महरमा ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, लेकिन हमना कमरे में नहीं थी, तो वो खुद ही हमना की अलमारी खोलने के लिए आगे बढ़ी। आप ही? हमना ने कमरे में दाखिल होते ही चीख कर कहा, क्या हो गया, चीख क्यों रही हो? महरमा ने हैरानगी और नासमझी से उसे देखते हुए कहा, आप क्या ले रही हैं अलमारी में से? हमना ने सवालिया अंदाज में पूछा, मेरी शॉल नहीं मिल रही थी कहीं, तुम्हारी अलमारी में तो नहीं? महरमा ने पूछा, आप पैकिंग करने में देख कर देती हूँ। हमना ने जल्दी से कहा, हाँ सही। महरमा ने कमरे से जाते हुए उसे देखा। महरमा के जाते ही हमना ने सुकून का सांस लिया। हमना अलमारी खोले शॉल ढूंढ रही थी। अलमारी में से कुछ पेंटिंग्स आकर गिर गईं। हमना ने पेंटिंग उठाकर देखा जो उसने कुछ अरसा पहले बनाई थी। एक लड़का और लड़की किसी बात पर हंस रहे थे। वो दोनों एक साथ बहुत खुश लग रहे थे। पीछे खड़ी लड़की इन्हें साइज से देख रही थी। उसने पेंटिंग्स उठाकर वापस अलमारी में रख दी और शॉल निकाले नीचे महरमा को देने चली गई। कितना दिलकश मंजर है, महरमा ने साई से चारों जानिब नजरें घुमाते हुए कहा। सच में महरमा, हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। बात ने आसपास नजर दौड़ाते कहा, एहसान मानो मेरा, मेरी वजह से ही तुम आई हो। बात ने फखर से कहा, एहसान वो भी तुम्हारा, मैं खुद ही बात कर लेती बाबा जानी से, तुम्हारा एहसान मानने से तो बेहतर था। महरमा ने तंजिया कहा, इतराओ नहीं वरना यहाँ की पहाड़ी से धक्का दे दूंगा। इबाद ने मुंह बसोरते हुए कहा, ओह इबाद देखो, रोने मत लग जाना यहाँ, महरमा ने कहका लगाते हुए कहा। शाहजहान वहीं खड़ा महरमा और इबाद को देख रहा था। सबा ने उसकी नज़रों के अतराफ में देखा और गुस्से की एक सर्द लहर दौड़ी। वो सब होटल में सामान रखकर घूमने के लिए निकल गए। शाहजहान से तुम्हारी कुछ ज्यादा अच्छी दोस्ती नहीं हो गई? दोस्ती है या कोई और चक्कर? सबा ने महरमा को मशकूक नज़रों से देखते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो।
महरमा ने उसकी नज़रों से कंफ्यूज होते हुए कहा। ओह अच्छा, तो फिर कैसी बात है? सबा ने तंजिया कहा। मेरी बस उनसे अच्छी सलाम दुआ है। महरमा ने मुतमईन अंदाज अपनाया। एक बात कहूँ, शाहजैन मेरा कज़न है और मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। वो ऐसे ही करता है, जहाँ कोई अच्छी लड़की देखी उसे सलाम दुआ और फिर दोस्ती, फिर मोहब्बत के ड्रामे और बाद में उसे धोखा दे देता है। संभल कर रहो। सबा ने बड़ी सफाई से झूठ बोला। लेकिन वो ऐसे तो नहीं लगते। महरमा ने कुछ सोचते हुए उससे पूछा। किसी के चेहरे पर तो नहीं लिखा होता वो कैसा है? मेरा काम था समझाना, आगे तुम्हारी मर्जी, सबा कहते हुए उससे आगे चली गई। रुक क्यों गई? चलो। सबा ने पीछे मुड़कर देखा। महरमा वहीं खड़ी थी। सबा के चेहरे पर मुस्कुराहट रिंग गई। उसे अपना मंसूबा कामयाब होता हुआ नजर आया। जी। महरमा कुछ सोचते हुए उसके साथ चलने लगी। शाहजैन की किसी बात पर महरमा मुंह पर हाथ रखे हंस रही थी। सबा उसे शाहजैन के साथ देख गुस्से से आग बगोला हो गई। उफ, ये लड़की प्यार से समझने वालों में से है ही नहीं। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ सोचो सबा, जल्दी, इससे पहले ये तुझसे शाहजैन को छीन ले। सबा ने सोचते हुए दिल में कहा। कुछ देर बाद यालाबारी शुरू हो गई थी। मंजर और भी हसीन हो गया था। वो सब पहाड़ों पर चढ़ रहे थे। बाद शाहजैन और महरमा आगे थे, जबकि सबा उनसे पीछे चलते हुए सारे हसीन मंजर कैमरे में कैद कर रही थी। अचानक महरमा का पांव लड़खड़ाया। इससे पहले महरमा पहाड़ से नीचे गिरती, शाहजैन ने उसे अपनी जानिब खींचा। शाहजैन और महरमा एक साथ जमीन पर गिर गए। महरमा जल्दी से शाहजैन के ऊपर से हटी और शर्मिंदगी से आसपास देखने लगी। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ था, लेकिन सबा ने इन मनाजिर को अपने कैमरे में कैद कर लिया था। तुम ठीक हो महरमा? इबाद ने फिक्रमंदी से पूछा। जी, महरमा ने मुख्तसर जवाब दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शुक्रिया यार, तुम नहीं बचाते तो अनजाने में क्या हो जाता। अबाद ने खुशदिली से शाहजैन के गले लगते हुए कहा। यह तो मेरा फर्ज था। शाहजैन ने मुस्कुराते हुए कहा। और शुक्र है तुम बच गई, वरना मामू ने तो मुझे ही इल्जाम देना था। अबाद ने घबराई हुई महरमा को देखते हुए शरारत से उसे कहा। तुम्हें तो सिर्फ अपनी फिक्र है। महरमा मुंह बसोरते हुए बोली। आई लव यू महरमा, बात ने पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर चिल्लाया था और उसकी आवाज़ गूंज रही थी। महरमा आंखों में मोहब्बत समोए उसे देख रही थी। शाहजैन उनसे पीछे था, लेकिन पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हुए उसने बासानी आबाद की आवाज़ सुन ली थी। उसका दिल टूट चुका था। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम एक दूसरे को पसंद करते हो? शाहजैन ने महरमा को अपनी नज़रों के हिसार में लेते हुए पूछा। सिर्फ पसंद, हम दोनों तो बचपन से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अलबत्ता हमारी मंगनी भी हो चुकी है और बहुत जल्द निकाह है। निकाह के बाद मैं कनाडा चला जाऊंगा, महरमा के भाई के पास, इनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप करने। फिर बहुत जल्द महरमा को भी बुला लूंगा। और बाद ने तफसील से बताया। आप दोनों को मुबारक हो, शाहजैन ने बमुश्किल मुस्कुराते हुए कहा। आप ही चाय? हमना ने चाय टेबल पर रखते हुए कहा। हमना, ये देखो सवाद की तस्वीरें। महरमा ने मोबाइल उसके आगे करते हुए उसे बोली। माशाल्लाह, कितने प्यारे लग रहे हो एक साथ तुम दोनों। फायजा बेगम ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। आप ही, मुझे असाइनमेंट बनानी है, मैं बाद में देखूंगी। हमना कहकर अपने कमरे में चली गई। इसे क्या हुआ मम्मा? बहुत बुझी बुझी सी लग रही है, महरमा ने फायजा बेगम को मुखातिब करते हुए पूछा। थक गई होगी, कॉलेज से आते ही मेरे सामने साथ काम करवाने लग गई थी, फायजा बेगम ने जवाब दिया। हमने अपने कमरे में आकर बेड पर बैठ गई। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। आप ही और इबाद एक साथ कितने अच्छे और खुश लगते हैं। मैं बिला वजह ना जाने किस खुशफहमी में मुब्तला थी। मुझे तो कभी भी इबाद ने कहीं कहा नहीं इन्हें मुझ में इंटरेस्ट है। वो दिल में खुद से महवे गुफ्तगू थी। आंखों से आंसू टूट कर रुखसार भगो रहे थे। उसे आज भी याद था वो दिन जब तहमीना बेगम इबाद के लिए महरमा का रिश्ता मांगने आई थी। आप ही फूफो आई हैं, हमना ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। हाँ पता है, महरमा ने बालों की पोनी बनाते मसरूफ से अंदाज में कहा। वो बात के लिए आपका रिश्ता लाई हैं। हमना ने उसे अपनी नजरों के हिसार में लेते हुए कहा। हाँ जान, ये भी पता है। महरमा ने मुस्कुराते हुए उसका गाल थपथपाया। आप खुश हैं इस रिश्ते से? हमना ने बेयकीनी के आलम में कहा। खुश? मैं तो बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। महरमा की खुशी उसके चेहरे से आया थी। तुम्हें पता है, मैं और आबाद एक दूसरे को बचपन से पसंद करते हैं, लेकिन मैं फूफो को ज़्यादा नहीं पसंद। वो तो सिर्फ दादा जान की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की खातिर मुझे अपनी बहू बना रही हैं। महरमा एक पल के लिए तहमीना बेगम के बारे में सोचकर अफसरदा हो गई। तुम कहाँ खो गई? महरमा ने हमना के सामने हाथ लहराते हुए कहा। कहीं नहीं, हमना ने बमुश्किल मुस्कुराते हुए कहा। कौन जाने इस मुस्कुराती हुई लड़की अंदर कौन सी क़यामत बरपा थी। अबाद की तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो यूनी नहीं गया था। महरमा ज़ुहैब साहब के साथ यूनी गई थी। वो अपनी क्लास में जा रही थी। उसे महसूस हुआ सब उसे ही देख रहे हैं, लेकिन अपना वहम समझकर सर झटका और क्लास में दाखिल हुई। क्लास में दाखिल होते ही उसे महसूस हुआ था कि आसमां उसके सर पर आ गिरा हो। महरमा को अपनी धड़कनें थमती हुई महसूस हुई थी। दिमाग बिल्कुल माऊफ हो चुका था। अभी प्रोफेसर क्लास में नहीं आए थे। सब स्टूडेंट उसे मशकूक निगाहों से देख रहे थे।
पूरी क्लास में पोस्टर लगे हुए थे जिसमें वो और शाहजैन थे। महरमा का दिल चाह रहा था वो इस मंजर से सबकी नज़रों से ओझल हो जाए। आंखों में हैरत लिए वो इस पोस्टर को देख रही थी। वो तस्वीर जब वो पहाड़ से गिरने लगी थी तब की थी। वो और शाहजैन पूरी यूनी की जीनत बने हुए थे। दिल में ख्वाहिश थी कि काश ज़मीन फट जाए और वो इसमें दफन हो जाए। महरमा की आंखों से आंसू तसलसल के साथ बह रहे थे। उसने अपने हाथ की पोंछ से आंसू साफ किए और तेजी से कदम उठाते बाहर निकली। बाबा आप कहाँ हैं? प्लीज़ मुझे वापस लेने आ जाए। महरमा ने ज़ुहैब साहब को कॉल की। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तुम अभी तो गई हो यूनिवर्सिटी? ज़ुहैब साहब ने फिक्रमंदी से पूछा। जी बाबा, बस मेरी तबीयत खराब हो रही है, आप आ जाए। महरमा ने खुद पर जब्त करते हुए कहा। जब्त करने के बावजूद भी आंसू रुखसार को भगो रहे थे। मैं अभी आ रहा हूँ, ज़ुहैब साहब ने फ़ोन रखते हुए कहा। महरमा गेट के पास खड़ी उनके आने का इंतजार कर रही थी। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। इतने में शाहजैन यूनी में दाखिल हुआ। वो मुस्कुराता हुआ महरमा की जानिब आ रहा था। यहाँ हुए वाक़ये से अनजान था। अस्सलाम वालेकुम। शाहजैन ने एहतराम से सलाम किया। महरमा ने अपना नाजुक सा हाथ उसके गाल की जीनत बना दिया। तुमने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? आई हेट यू मिस्टर शाहजैन। महरमा ने नफरत भरी निगाह सामने हक्का बक्का खड़े शाहजैन पर डाली और चली गई। मेरी बात सुने, आपको कोई गलत फहमी हुई है, प्लीज़ मेरी बात सुने। महरमा रुकें। शाहजैन उसके पीछे आते हुए उसे मुसलसल आवाज़ें दे रहा था, लेकिन महरमा उससे नज़रअंदाज करते हुए यूनी से बाहर आई जहाँ ज़ुहैब साहब उसका इंतजार कर रहे थे। महरमा घर आते ही फौरन अपने कमरे में चली गई थी। किसी ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया था। सब समझ रहे थे वो सो गई, जबकि वो चादर में मुंह दिए रोए जा रही थी। सबकी नज़रें, पोस्टर्स, लोगों की बातें, सब कुछ उसके दिमाग में किसी तौर ओझल नहीं हो रहा था। पापा को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? महरमा का खौफ से बुरा हाल था। वो अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाए बिलक बिलक के रो रही थी। ये सब तुम्हारी हरकत है ना? शाहजैन ने गुस्से से सबा के आगे पोस्टर करते हुए कहा। मुझे नहीं पता, सबा ने घबराते हुए उसे जवाब दिया। झूठ मत बोलो। शाहजैन ने उसे अंगारे उगलती हुई आंखों से घूरते हुए कहा। शाहजैन, वो सबा को समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। गेट लॉस। शाहजैन ने चीखते हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया और सबा बिना कुछ कहे चली गई। मेरे बगैर दिल नहीं लग रहा था क्या जो जल्दी आ गई? अबाद ने कमरे में दाखिल होते हुए शरारत से कहा। मुझे पता है तुम जाग रही हो। महरमा की जानिब से जवाब न पाकर अबाद ने चादर उसके ऊपर से हटाते हुए देखा। इबाद महरमा को देखकर दंग रह गया। उसकी आंखें रोने की बाई सुर्ख हो रही थीं। क्या हुआ महरमा, तुम रो रही हो? अबाद ने उसके पास बेड पर बैठते हुए कहा। अबाद, आप जानते हैं ना मैं गलत नहीं हूँ। पूरी यूनी में शाहजैन ने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। घर में किसी को पता चल गया तो सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? महरमा रोने लगी। क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इबाद ने नासमझी से पूछा। महरमा ने सारी बात इबाद को बताई। शाहजैन, ऐसा तो नहीं लगता, ये जरूर किसी और ने किया होगा। अबाद ने सोचते हुए उसे कहा। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना। अबाद ने उसे तसल्ली देते हुए तसल्ली दी। आपको मुझ पर यकीन है ना? महरमा ने उसे आस भरी निगाहों से देखा। सारी दुनिया भी कह देना कि तुम गलत हो, मैं यकीन नहीं करूंगा। अलबत्ता तुम खुद भी कहोगी तो तुम मुझे धोखा दे सकती हो। मैं तुम्हारी बात पर भी यकीन नहीं करूंगा, अबाद ने मुस्कुराते हुए कहा। महरमा ने आंसू साफ करते हुए बात को मुस्कुराकर देखा। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने स्टडी रूम में दाखिल होते सामने चेयर पर बैठे शख्स को मुखातिब किया। हाँ बोलो, उन्होंने मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया। बिया इस शादी से खुश नहीं है, आप उसकी शादी वहाँ कर दें जहाँ वो चाहती है। उन्होंने झिझकते हुए कहा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बजाय बिया को समझाने की सिफारिशें कर रही हो। बिया की फजूल सी जिद की खातिर मैं अपनी बचपन की दोस्ती नहीं तोड़ सकता। उन्होंने सख्ती से कहा। आपके लिए अपनी बेटी की खुशी से बढ़कर अपने बचपन की दोस्ती है। उन्होंने हैरत से उन्हें देखते हुए पूछा। कल मायो है फिर शादी, तुम क्या चाहती हो? शादी से 2 दिन पहले इनकार करके पूरे खानदान में बेइज्जती करवाऊं? उन्होंने गुस्से से कहा। लेकिन उन्होंने कुछ कहना चाहा। अब इस मामले में कोई बहस नहीं होगी, जाकर मेहमानों को देखो। उन्होंने हाथ के इशारे से उन्हें चुप करवा दिया। महरमा 1 हफ्ते बाद यूनिवर्सिटी गई थी। उसे लगा सब इससे बात को भूल गए होंगे, लेकिन सबकी नज़रों की तपी से उसे महसूस हो गया था कि इन्हें अब भी याद है। महरमा खामोशी से अपनी क्लास की जानिब चल दी। उस दिन के बाद महरमा और अबाद का शाहजैन से सामना नहीं हुआ। महरमा, चाय बना दो, फायजा बेगम ने कहा। अम्मी, हमना को कह दे, महरमा ने टीवी देखते हुए कहा। महरमा, कितनी कामचोर हो गई हो, तुम्हारा दिमाग तो तहमीना आपा ही सही करेंगी। फायजा बेगम ने तंजिया अंदाज अपनाया। अल्लाह अम्मी बदुआएं तो ना दे। महरमा को तो जैसे सदमा ही लग गया था। बता रही हूँ, बहुत कर लिया तुमने आराम, शादी होगी फिर पता चलेगा। फायजा बेगम ने उसे देखते शरारत से कहा। अम्मी, तावीज़ मिलते हैं ना महबूब कदमों में, वैसे ही सास कदमों में लाने वाला तावीज़ पिला दूंगी फूफो को। महरमा ने कहका लगाते हुए कहा। इतनी खतरनाक प्लानिंग हो रही है। अबाद ने राहदारी अबूर करते हुए कहा। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, अम्मी ही कह रही थी। महरमा ने चेहरे पर मासूमियत से मोए कहा तो अबाद ने कहका लगाया। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। फायजा बेगम ने उसे अफसोस से देखते हुए कहा। अबाद का रिजल्ट आने के बाद तहमीना बेगम निकाह की तारीख लेने आई हुई थी। भाई साहब कब तक आएंगे? तहमीना बेगम ने सोफे पर बैठते हुए पूछा। बस आने ही वाले होंगे, फायजा बेगम ने घड़ी देखते हुए जवाब दिया।
निकाह की तारीख लेने आई थी भाई साहब से। तहमीना बेगम ने अपने आने का मकसद बताया। अस्सलाम वालेकुम। मेहरमा ने चाय और लवाजमात की ट्रे टेबल पर रखते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। तहमीना बेगम ने बेजारी से जवाब दिया। ये कबाब तुमने बनाए हैं? उन्होंने कबाब खाते हुए पूछा। नहीं, मैंने बनाए हैं, मेहरमा के बजाय फायजा बेगम ने जवाब दिया। मैं भी यही सोच रही थी कि मेहरमा ने कैसे सीख लिया खाना बनाना। उन्होंने तंज़ी अंदाज अपनाया। फूफो, आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं, मुझे सीखने की क्या ज़रूरत? मेहरमा शरारत से बोली। अल्लाह माफ़ करे, कैसी कामचोर लड़की मेरी बहू बनेगी। अब्बा जी की ख्वाहिश ना होती तो मैं कभी ना करती अपने हीरे जैसे बेटे की शादी मेहरमा से। ये बात तो मेहरमा हर बार उनके आने पर सुनती थी। शुक्र अदा करें दादा जान का, मैंने भी सिर्फ दादा जान की आखिरी ख्वाहिश की वजह से कुर्बानी दे दी, वरना आपके बेटे से कौन करे शादी। मेहरमा ने भी उनके अंदाज में कहा तो फायजा बेगम ने गुस्से से उसे घूरा। पता नहीं किस पर चली गई या कैंची की तरह जुबान चलती है इस लड़की की। तहमीना बेगम ने गुस्से से उसे देखा। आप पर फायजा बेगम ने धीरे से कहा। तुमने मुझसे कुछ कहा? तहमीना बेगम ने अबरू चुकाते हुए कहा। मैं कह रही थी बच्ची है, समझ जाएगी। फायजा बेगम ने जल्दी से बोला। हाय अल्लाह, यकीन नहीं आ रहा बाबा जानी, माँ मान गए हमारे निकाह के लिए। मेहरमा खुशी से बोली। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मेहरमा ने खुफिये से हमना को देखा जो अपनी ही सोचों में गुम थी। जी, हमना ने चौंकते हुए कहा। किसकी यादों में खोई हुई हो? मेहरमा ने अबरू चुकाते उससे पूछा। किसी की भी नहीं, हमना ने जवाब दिया। तुम मेरे और इबाद के निकाह से खुश नहीं हो? मेहरमा ने तफ्तीशी अंदाज में पूछा। ऐसा क्यों कह रही हैं आप ही? छोटी बहनों को तो बहुत खुशी होती है अपनी बड़ी बहन की शादी का सुनकर, लेकिन तुम तो मुझे खुशी नहीं लग रही। मेहरमा ने अपने बारे बात की वजाहत दी। तुम पुप्पो के बारे में सोच रही हो ना? पता नहीं क्यों पुप्पो का रवैया मेरे साथ ऐसा है। मेहरमा ने खुद ही अंदाजा लगाया। हमना तहमीना बेगम के बारे में सोच रही होगी। आप इन्हें जवाब क्यों देती हैं? आपके जवाब देने की वजह से इन्हें गुस्सा आ जाता है। हमना ने समझाते हुए कहा। मैं चाहती हूँ सबके चेहरे पर हमेशा मेरी वजह से मुस्कान रहे, इसलिए सबको तंग करती रहती हूँ। मेहरमा ने मासूमियत से उसे कहा। इबाद गेट पर खड़ा कब से गाड़ी का हॉर्न बजा रहा था। इबाद मेहरमा को निकाह का ड्रेस दिलाने के लिए जा रहा था। मेहरमा ने हमना को साथ चलने को कहा, मगर उसने पढ़ाई का बहाना बना दिया। आ जाओ, और कितना वक्त लगाओगी? इबाद ने खौफ से कहा। सब्र कर लेते हैं थोड़ा सा, मेहरमा ने फ्रंट डोर खोलते हुए कहा। 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, इबाद ने मुंह बसोर कर उसे जवाब दिया। ओहो सॉरी, मेरी वजह से आप 1 घंटा ज़ाया हो गया। कैसे होने वाली बीवी के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? मेरे तो नसीब ही फूट गए। नहीं जा रही मैं शॉपिंग पर तुम्हारे साथ। मेहरमा ने ड्रामाई अंदाज अपनाया। अच्छा बस करो, तुम्हारे तो नखरे ही ख़त्म नहीं होते। इबाद उसे देखते हुए बोला। कौन सा ड्रेस लूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेहरमा ने सारे ड्रेसेस देखते हुए उसे पूछा। इन्हें मॉल घूम लिया था, लेकिन मेहरमा को ने कहा कि तकरीब के लिए कोई ड्रेस पसंद ही नहीं आ रहा था। ये लो बहुत प्यारा है। इबाद ने अरूसी रंग का लहंगा उसे दिखाते हुए कहा। प्यारा तो बहुत है, लेकिन इतना हैवी ड्रेस निकाह में कौन पहनता है? मेहरमा ने सोचते हुए उसे जवाब दिया। मिसेस इबाद। इबाद ने मुस्कुराते हुए कहा। निकाह नहीं हुआ है अभी मिस्टर इबाद, इसलिए मैं अभी सिर्फ मिस मेहरमा हूँ। मेहरमा ने उसे देखते हुए जवाब दिया। हुआ नहीं है तो क्या हुआ, होने वाला तो है ना। इबाद ने याद दहानी करवाई। क्या पता ना हो हमारा निकाह। मेहरमा ने शरारत से कहा। फजूल मत बोला करो, ना जाने कौन सा वक्त कबूलियत का हो। इबाद गुस्से में आ गया। अच्छा सॉरी ना। मेहरमा ने मासूमियत से उसे देखा। अच्छा अब जल्दी से इसे फाइनल कर दो। इबाद ने लहंगा मेहरमा को थमाते हुए कहा। मैं ये फ्रॉक लूंगी। मेहरमा ने सामने सजी हुई डीप रेड कलर की फ्रॉक की तरफ इशारा करते उसे कहा। नहीं तुम यही लोगी। इबाद बजद था। ओह मेहरमा को चैलेंज, अब तो मैं ये किसी भी हाल में नहीं लूंगी। मेहरमा ने भी उसी का अंदाज अपनाया। तुमने ये लहंगा नहीं पहना तो मैं भी तुमसे शादी नहीं करूंगा। इबाद ने धमकी दी। तुम नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, सिंपल। मेहरमा ने इत्मीनान से कहा। मेहरमा। इबाद ने उसे गुस्से से घूरा। इबाद। मेहरमा ने शरारत से कहा। खुद ही आ जाना घर। इबाद कहते हुए बाहर की जानिब चल दिया। दोबारा मजाक कर रही थी। रुको मिस्टर इबाद, इतना गुस्सा? अच्छा लहंगा तो पैक करवा लो। मेहरमा उसके पीछे चलते उसे आवाज़ें दे रही थी। बिया बालकनी में खड़ी हुई थी। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ये मिठाई कौन लाया? वो यूनी से आई थी। सामने पड़ी मिठाई के टुकड़े देख बेख्तियार पूछ बैठी। तुम्हारे ससुराल वाले। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मतलब? उसने हैरानी और नासमझी से पूछा। शिजी के घर वाले आए थे तुम्हारी शादी की तारीख तय करने। उन्होंने तफसील से बताते हुए बिया पर बम फोड़ा था। आप लोगों ने क्या जवाब दिया? उसने घबराते हुए पूछा। तुम्हारे बाबा ने अगले माह की तारीख तय की है। वो मुस्कुराते हुए गोया हुई। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? बिया ने सदमे सी हालत में कहा। वो बिया को हैरानी से तकने लगी। बाबा कहाँ हैं? उसने सवालिया अंदाज में पूछा। अपने रूम में, उन्होंने जवाब दिया। आ जाओ। बिया ने दरवाजे पर दस्तक दी तो उन्होंने कहा। बाबा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो झिझकते हुए बोली। हाँ कहो। उन्होंने बिया की तरफ देखते हुए उससे पूछा। बाबा मैंने अपनी क्लास फेलो ज़िया को पसंद करती हूँ। बिया घबराते हुए एक ही सांस में बोली। उन्होंने जोरदार थप्पड़ बिया के मुंह पर रसीद किया। हमने ये तरबियत की थी तुम्हारी कि आज तुम हमारे सामने खड़े होकर अपनी मोहब्बत की दास्तानें सुनाओ।
وہ غصے سے چلائے، دور ہو جاؤ ہماری نظروں کے سامنے سے، اور تمہاری شادی اون سے ہوگی اور اسی ہی دن ہوگی جس دن طے کی ہے۔ انہوں نے حتمی فیصلہ سنایا۔ وہ ماضی میں کھو گئی تھی، میں نے ان سے بات کی تھی، تمہارے بابا نے نہیں مانے، کچھ دیر پہلے وہ اسے بتا کر گئی تھی، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں بیا۔ ضیاء کی آواز سماعت سے ٹکرائی۔ بیا نے کچھ سوتے ہوئے دراز میں سے ٹیبلٹ نکالی۔ سفید رنگ کی گولیاں اس کی ہتھیلی پر تھیں، آنکھوں میں خوف اور بے بسی تھی۔ اس نے جیسے ہی دوائی کھانے کے لیے ہاتھ آگے کیا، کسی نے اس کا ہاتھ جھٹکے سے پیچھے کیا تھا، ساری گولیاں زمین پر گر گئی تھیں۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیا کر رہی تھی؟ انہوں نے غصے سے کہا۔ دھیرے دھیرے مرنے سے بہتر ہے ایک ہی بار مر جاؤں امی، بیا نے روتے ہوئے انہیں کہا۔ نہیں میری جان، ایسے نہیں کہتے۔ انہوں نے روحانسی ہوتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا۔ شیزی بہت اچھا ہے، تم اس کے ساتھ خوش رہو گی، انہوں نے پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن بیا نے اپنی ہی سوچ میں گم تھی۔ ہمنا جوس پی رہی تھی جب مہرما شاپنگ سے واپس آئی، میں آ گئی۔ مہرما خوشی سے بھاگتی ہوئی لاؤنج میں آئی تو سامنے کھڑی ہمنا سے ٹکرا گئی۔ ہمنا کے ہاتھ میں موجود جوس کا گلاس اس کے اوپر گر گیا۔ آپی، ہمنا نے خفگی سے اسے دیکھا۔ اس لڑکی کو چین نہیں ہے، کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتی۔ فائزہ بیگم نے مہرما کو دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ مہرما نے ان کی بات کو خاطر مدارت میں نہ لاتے ہوئے ہمنا کو دیکھ کر کہکا لگایا۔ تم سے سمجھدار تو ہمنا ہے، ہر وقت بچوں جیسی حرکتیں کرتی رہتی ہو، اور اتنا ہنسنا بھی اچھی بات نہیں۔ فائزہ بیگم نے اسے سمجھایا۔ میری پیاری مما، زندگی کو جی لینا چاہیے، کیا پتہ بعد میں مجھے ہنسنے کا موقع نہ ملے۔ مہرما نے فائزہ بیگم کے کندھے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ اللہ نہ کرے مہرما، انہوں نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ مذاق کر رہی ہوں میں، مہرما نے منہ بسور کر کہا۔ اللہ پاک میری بیٹیوں کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ فائزہ بیگم اسے پیار کرتے ہوئے بولی۔ کون جانے اس مذاق میں سچ ہونے والا تھا، کون جانے زندگی اس سے ہنسنے کا موقع چھیننے والی تھی۔ تہجد کا وقت تھا، ہمنا کی آنکھ الارم کی آواز سے کھلی۔ فریش ہو کر وضو کیا اور نماز ادا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ اللہ پاک، آپ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، آپ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، میرے دل کو سکون بخش دیں، جو کبھی میرا نصیب نہیں ہو سکتا اسے میرے دل سے بھی نکال دیں، مجھے لا حاصل خواہش کا طلبگار بننے سے بچائیں، مجھے آپ کی رضا میں راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اس کا پورا چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی پوچھ سے آنسو صاف کیے اور جائے نماز طے کرنے لگی۔ ہمنا، مہرما نے اسے پکارا۔ جی آپی، مہرما کو اس وقت جاگتا دیکھ ہمنا کو حیرت ہوئی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ مہرما نے اس کے چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے پوچھا۔ جی، کیوں، کیا ہوا؟ ہمنا ناسمجھی سے بولی۔ تم روئی تھی؟ مہرما اب بھی مطمئن نہیں ہوئی۔ نہیں آپی، ہمنا نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے جھوٹ کہا۔ مہرما اس کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کچھ مطمئن ہوئی۔ آپ کیوں جاگ رہی ہیں؟ ہمنا نے پوچھا۔ آنکھ کھل گئی تھی، تمہارے کمرے کی لائٹ آن تھی تو تمہیں دیکھنے آ گئی۔ اب جاؤ آرام سے سو جاؤ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ گھر میں ہر طرف افراتفری مچی ہوئی تھی۔ آج مہرما کا نکاح بعد سے گھر میں ہی چھوٹی سی تقریب رکھی گئی تھی، جن میں صرف چند خاص رشتہ دار اور گھر والے موجود تھے۔ ریمشا نے ڈیپ ریڈ کلر کا لہنگا زیویدن کیا ہوا تھا، ہاتھوں میں سرخ رنگ کی چوڑیوں کے ساتھ گلاب اور چمیلی کے گجرے پہنے ہوئے تھے، برائڈل میک اپ کے ساتھ ہم رنگ جیولری پہنے، چہرے پر دل فریب مسکراہٹ سجائے وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی، جو ایک بار دیکھے نظریں ہٹانا بھول جائے۔ وہ کمرے میں ہمنا کی ہمراہ بیٹھی ہوئی تھی، نکاح خواں آنے والے تھے، کچھ ہی دیر میں وہ عباد کے نام سے منسوب ہونے والی تھی۔ وہ بے حد خوش تھی، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی تھی۔ عباد کو ضروری کام سے اچانک جانا پڑ گیا تھا۔ اچانک سے باہر لاؤنج میں سے زہیب صاحب کو غصہ کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس نے حیرت سے ساتھ بیٹھی ہمنا کو دیکھا، جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو کہ بابا کو کیا ہوا ہے، کس پر غصہ کر رہے ہیں۔ ہمنا نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ ہمنا، جاؤ تم دیکھو باہر کیا ہو رہا ہے، اس نے فکرمندی سے کہا۔ ہمنا اس بات میں سر ہلاتے ہوئے باہر چلی گئی۔ مہرما تمہیں بابا بلا رہے ہیں، بہت غصے میں ہیں، ہمنا نے پھولتی ہوئی سانس کے ساتھ کہا۔ مہرما کا دل کانپ گیا تھا، آج سے پہلے اس نے کبھی اپنے بابا کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ مہرما نے حیرانگی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، باہر کوئی لڑکا آیا ہوا ہے اور آگے مجھے نہیں پتا، بابا نے کہا ہے تمہیں بلا کر لاؤں، ہمنا نے تفصیل بتائی۔ مہرما اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے ڈرتے دل کے ساتھ لاؤنج میں آئی۔ بابا، آپ نے بلایا؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ تم اس لڑکے کو جانتی ہو؟ انہوں نے سامنے موجود نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مہرما نے نظریں اٹھائے سامنے موجود شخص کی جانب دیکھا، اسے محسوس ہوا آسمان اس کے سر پر آ گرا ہو۔ شاہزین، لب ہلے تھے لیکن آواز نہیں نکلی تھی۔ تم سے پوچھ رہا ہوں، تم اسے جانتی ہو یا نہیں؟ اب کی بار انہوں نے غصے سے چیختے ہوئے پوچھا۔ مہرما کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا، اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ اس نے ڈرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ مہرما، تم سب کو بتا کیوں نہیں دیتی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور تم نے ہی مجھے یہاں بلایا ہے؟ شاہزین نے بڑی ہی صفائی سے جھوٹ بولا۔ مہرما کا منہ حیرت کے مارے کھلا رہ گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی شادی والے دن اس کے گھر پر کیا کر رہا ہے اور سب کے سامنے جھوٹ کیوں بول رہا ہے۔ بابا، یہ جھوٹ، مہرما کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ زہیب صاحب نے بنا اس کی بات سنے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔
वो लड़खड़ाती हुई एक कदम पीछे हुई थी। बेयकीनी के आलम में गाल पर हाथ रखे ज़ोहैब साहब को देख रही थी। उन्होंने पहली बार मेहरमा पर हाथ उठाया था। मेहरमा की आंखों से आंसू बहकर उसके रुखसार को भिगो रहे थे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मेहरमा, तुम तो मेरा मान थी। तुमने मेरा मान तोड़ दिया। आज से तुम हम सबके लिए मर गई। मैं समझूंगा हमारी सिर्फ एक ही बेटी है, हमना। उनके लहजे में मेहरमा के लिए बेपनाह नफरत थी। दूर कर दो इसे मेरी नजरों से। जब निकाह वहाँ आए इसे बाहर ले आना। ज़ोहैब साहब ने फायजा बेगम को मुखातिब करते हुए कहा। भाई साहब माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपकी इस बदकिरदार बेटी की अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। तहमीना ने मेहरमा का तंजिया नज़रों से देखते हुए कहा। मेहरमा का निकाह आज और अभी होगा, लेकिन इबाद के साथ नहीं, इस लड़के के साथ। उन्होंने हतमी फैसला सुनाया। बाबा ये झूठ बोल रहे हैं, मेरा एतबार करें। मेहरमा ने अपनी सफाई देने की नाकाम कोशिश की। हाँ, ये इनके एतबार का ही तो नतीजा है कि तुमने हमें ये दिन दिखाया। तहमीना बेगम ने तंजिया लहजे में कहा। हमना मेहरमा को कमरे में ले गई। उसका तो रो रो कर बुरा हाल था। इबाद कहाँ रह गए? मेहरमा ने रोते हुए हमना से पूछा। हमना मेरा यकीन करो, शाहजैन झूठ बोल रहे हैं। मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कभी ये बात के अलावा और किसी को नहीं चाहा। मेहरमा ने अपना यकीन दिलाने की आखिरी कोशिश की। आप ही मुझे आप पर यकीन है। हमना ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। तुम इबाद को कॉल करो, वो आकर सब ठीक कर देंगे। मेहरमा ने इल्तिजाया कहा। मैं करती हूँ कॉल, आप परेशान ना हो। हमना ने उसे हौसला दिया। अच्छा है, होने तो मेहरमा की शादी इस लड़के से। इससे मेहरमा की इबाद की ज़िंदगी से दूर चली जाएगी। हमना जैसे ये बात को कॉल करने लगी, उसके दिल ने कहा और वो सोच में खो गई। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती। उसने अपने ख्याल को झटका और इबाद को कॉल मिलाने लगी। इबाद कहाँ हैं आप? हमना कब से इबाद को कॉल कर रही थी। 3 बार रिंग जाने के बाद उसने कॉल रिसीव कर ली। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई है, मैं कुछ देर में आ रहा हूँ। तुम मामू से कह दो। इबाद ने तफसील से बताया। आप कुछ भी करके जल्दी यहाँ पहुँचे, वरना मेहरमा आप ही हमेशा के लिए आपसे दूर चली जाएगी। हमना ने रूहान से होते हुए कहा। क्या हुआ हमना, मुझे कुछ बताओ। इबाद ने फिक्रमंदी से कहा। आप बस जल्दी से जल्दी घर पहुँचे, हमना ने कहा। इबाद ने मजीद सवाल पूछना मुनासिब ना समझा और अपनी गाड़ी वहीं पार्क कर दी और खुद टैक्सी रोके घर की तरफ रवाना हो गया। मौलवी साहब आ चुके थे। ज़ोहैब साहब मौलवी और गवाहों के साथ निकाह के लिए कमरे में दाखिल हुए। बाबा, उसने बेबसी से उनकी जानिब देखा। मौलवी साहब निकाह पढ़ाएं। ज़ोहैब साहब ने गहरी संजीदगी से कहा। मैं नहीं करूंगी ये निकाह। मेहरमा ने आखिर हिम्मत करके कहा। ज़ोहैब साहब ने जोरदार थप्पड़ उसके नाजुक गाल पर रसीद किया। और कितना बेइज्जत करना चाहती हो हमें? चुपचाप ये निकाह करो और चली जाओ, हमारी नज़रों से दूर। उन्होंने उसे हकारत से देखते हुए कहा। बाबा प्लीज़। उसने इल्तजाया नज़रों से इन्हें देखा। मर गया तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए। ज़ोहैब साहब ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। अब आज जिस वक्त घर में दाखिल हुआ, एक अजीब सा ही सन्नाटा पूरे घर में छाया हुआ था। चंद औरतें आपस में मेहरमा के किरदार का जनाजा निकाल रही थीं। जैसे उनकी आवाज़ अबाद के कानों में पड़ी, उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो खामोशी से कमरे की तरफ चल दिया, क्योंकि उसे पहले ये जानना था यहाँ हुआ क्या है। मेहरमा कहाँ है? अबाद की नज़रें मेहरमा को ढूंढ रही थीं। हमना ने सारा वाक़या तफसील से अबाद को बताया। उसे महसूस हुआ था आसमां उसके सर पर आ गिरा हो जैसे। मामू ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेहरमा के साथ, किसी भी अनजान लड़के के साथ अपनी बेटी को रुखसत कर दिया। बात बेयकीनी के आलम में कह रहा था। हमना और तुम्हारा निकाह है मुकर्ररा वक्त पर। वैसे ही कुछ मेहमानों के सामने बहुत तमाशा हो चुका है, मजीद कोई तमाशा ना हो तुम दोनों की तरफ से। तहमीना बेगम हतमी फैसला सुनाकर चली गई। कुछ ही देर में हमना इबाद के नाम से मंसूब हो चुकी थी। उसने इसी दिन के तो ख्वाब देखे थे, लेकिन ऐसे नहीं। ज़ोहैब साहब के कहने पर हमना की रुखसती भी आज ही हो गई थी। ज़ोहैब साहब ने अपनी दोनों बेटियां, जो उनके दिल का टुकड़ा थी, इन्हें बिना अपने सीने से लगाए रुखसत कर दिया था। मेहरमा पर तो शदीद गुस्सा था, लेकिन हमना सोच रही थी उसका क्या कसूर था इस सब में। उसके बाप ने उसे रुखसत करते वक्त एक बार भी उसे नहीं देखा था और ना ही अपनी दुआओं में रुखसत किया था। वो इस वक्त शाहजहान के साथ उसकी कार में बैठी हुई थी। आंसू रुखसार को भगो रहे थे। दिमाग माऊफ हो चुका था, गोया इसे किसी ने सोचने समझने की सलाहियत छीन ली हो। गाड़ी एक आलीशान महलनुमा हवेली के सामने रुकी थी। शाहजहान इसे इस्लामाबाद लाया था। इन्हें पहुंचने में काफ़ी रात हो गई थी। वो जानता था इस वक्त घर में कोई नहीं जाग रहा होगा। उसने मेहरमा की तरफ का दरवाज़ा खोला और उसका हाथ पकड़े घर में दाखिल हुआ। वो किसी कटी पतंग की तरह उसके साथ चली आ रही थी। शाहजहान ने अपने कमरे में आकर उसका हाथ छोड़ा। मेहरमा ने अपने चारों जानिब निगाह डाली। वो बहुत बड़ा कमरा था और बहुत ही नफासत से सेट था। पूरे कमरे में सफ़ेद रंग था। पर्दे, सोफे पर बेडशीट, हर चीज़ सफ़ेद रंग की थी। तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? बोलो, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुमने। मेहरमा चीख रही थी। उसकी आंखों से आंसू रवां थे। आवाज़ धीमी रखो। शाहजहान ने उसका बाजू दबोचते हुए कहा। तुम्हें क्या लग रहा है मुझे तुमसे मोहब्बत है, इसलिए तुमसे शादी की? शाहजहान ने उसे देखते हुए कहका लगाया। मेहरमा, तुम्हारी औकात मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल वैसी है जैसे आलीशान हवेली में कबाड़ खाने की। शाहजहान ने उसे हकारत से देखते हुए कहा। वो हैरत से उसे तक रही थी। अभी तो इंतकाम शुरू हुआ है। शाहजहान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मेहरमा ने उसकी आंखों में झांका था, जहां उसके लिए सिर्फ नफरत थी। वो मेहरमा
को जमीन की तरफ धक्का देते कमरे से चला गया। आज उनके माइयों थी। बिया छत पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। आपने मुझे बुलाया था? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, बिया ने झिझकते हुए कहा। जी कहें, उसने बिया को अपनी नजरों के हिसार में लेते हुए कहा। मैं किसी और को पसंद करती हूँ और इससे ही शादी करूंगी, बिया ने एक ही सांस में कहा। कितना तकलीफ दे लम्हा था उसकी मोहब्बत, उसके सामने किसी और की मोहब्बत का एतराफ कर रही थी। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वो मुश्किल अल्फाज अदा हुए। बाबा नहीं मान रहे, आप प्लीज कल ऐन वक्त पर बारात लाने से इनकार कर दीजिएगा, फिर बाबा के पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। वो मजबूरन मेरी शादी ज़िया से करवा देंगे, बिया ने उसे तफसील से बताया। आप फिक्र मत करें, मैं कल बारात नहीं लाऊंगा और ना ही इस सब में आपका नाम आएगा, शिजी ने तलखी से मुस्कुराते हुए कहा और चला गया। हमना, मैं जानता हूँ सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ है, तुमने मामू की खातिर ये शादी की है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं मामला ठंडा होते ही तुम्हें तलाक दे दूंगा। बाद में कमरे में आते ही बिना कोई तमहीद बांधे कहना शुरू किया, लेकिन मैं तलाक नहीं लेना चाहती। वो बस दिल में ही कह सकी थी। नाइंसाफी हम तीनों के साथ हुई है। मामू को कोई भी फैसला लेने से पहले तहम्मुल से सोचना चाहिए था। ना जाने महरमा किस हाल में होगी। अबाद ने दुख और फिक्रमंदी के मिले जुले तासरात में कहा। मैं नहीं जानता शाहजैन ने ऐसा क्यों किया, लेकिन मुझे यकीन है महरमा मुझसे कभी बेवफाई नहीं कर सकती। बस एक बार मुझे महरमा का पता चल जाए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम सो जाओ, थक गई होगी, बात कहते हुए कमरे से बाहर चला गया। महरमा अपने मेहंदी वाले हाथों को हसरत से देख रही थी। जहां मेहंदी से इबाद का नाम लिखा हुआ था, एक ही पल में उसकी पूरी जिंदगी पलट कर रह गई थी। सारे मंजर बदल चुके थे। वो एक ऐसे शख्स के साथ मंसूब हो चुकी थी जो उससे सिर्फ नफरत करता था और अपने इंतकाम की खातिर उसे सबके सामने रुस्वा कर दिया था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी महरमा, तुम तो मेरा मान थी, तुमने मेरा मान तोड़ दिया। आज से तुम हम सबके लिए मर गई हो। मैं समझूंगा मेरी सिर्फ एक ही बेटी है हमना, और कितना बेइज्जत करना चाहती हो हमें। चुपचाप ये निकाह करो और चली जाओ हमारी नजरों से दूर। मर गया तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए। महरमा की समात से जुहेब साहब की आवाज टकराई। वो जुनूनियत में आकर अपना सुर्ख रंग की चूड़ियों वाला हाथ जोर जोर से जमीन पर मारकर अपनी चूड़ियां तोड़ने लगी। सारी चूड़ियां टूटकर उसकी नाजुक कलाई को जख्मी कर चुकी थीं। उसके हाथों में से खून रिस रहा था, लेकिन ये तकलीफ इस तकलीफ से कम थी जो उसकी दिल में हो रही थी। वो थक हार कर वहीं जमीन पर सो गई। सुबह शाहजैन कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी नज़र महरमा पर पड़ी, जो दुनिया जहां से बेखबर नींद की वादियों में गुम थी। वो वही महरमा के पास बैठ गया। महरमा के जख्मी हाथ उसकी नज़र से पोशीदा न रह सके। उसके दोनों हाथ जख्मी थे, खून खुश्क हो चुका था। चेहरे से साफ नुमाया था कि वो पूरी रात रोती रही है। उसकी नज़रों के सामने महरमा का खिलखिलाता हुआ चेहरा लहराया। एक पल के लिए उसे निदामत ने आन घेरा, लेकिन फिर दोबारा निदामत की जगह नफरत ने ले ली। वो उठा और साइड टेबल पर पड़ा पानी का जग उठाया और सारा पानी महरमा पर उड़ेल दिया। महरमा फौरन घबराकर उठ गई, गायब दमागी से अपने एतराफ में देखने लगी। कल का सारा मंजर आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगा। नींद पूरी हो गई हो तो तैयार होकर मेरे साथ नीचे चलो, शाहजैन ने हुक्म देने वाले अंदाज में कहा। मेरे पास इसके अलावा कोई और ड्रेस नहीं है, महरमा ने उसे देखते हुए कहा। ओह हाँ, तुम्हें तो तुम्हारे माँ बाप ने ऐसे ही घर से रुखसत नहीं बल्कि घर से निकाल दिया, शाहजैन ने तंज किया। इसमें ही आ जाओ नीचे, शाहजैन ने कहा। महरमा जाने लगी तो उसने उसका हाथ पकड़कर रोका। हाँ, एक और बात, सबके सामने अपना मुंह बंद रखना, शाहजैन ने वार्निंग दी। हमना तैयार होकर नीचे पहुंची तो वहां तहमीना बेगम नाश्ते पर उसका इंतजार कर रही थी। ये बात उसके उठने से पहले ही बाहर चला गया था। उठ गई हो, आ जाओ मेरे साथ नाश्ता करो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। पहला निवाला खाते ही आंखों में आंसू आ गए। ये सोच करके उसका आज इस घर में पहला दिन था। रस्म रवाज के मुताबिक तो जुहेब साहब और फायजा बेगम को उसके लिए नाश्ता लाना चाहिए था। क्या हुआ हमना, तुम रो रही हो बेटा, उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा। बाबा मुझसे क्यों नाराज है, इस सब में मेरा क्या कसूर, हमना ने रोते हुए कहा। सब कुछ ठीक ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। मुझे तो शुरू से महरमा के इरादे सही नहीं लगते थे, उन्होंने गुस्से से कहा। महरमा आप ही ऐसी नहीं है, वो कहना चाहती थी पर खामोश रही। उसे पता था तहमीना फूफो को शुरू से ही महरमा को ज्यादा पसंद नहीं थी। बेटा आराम से नाश्ता कर लो, उन्होंने उसे प्यार करते हुए कहा। शाहजैन और महरमा नाश्ते की टेबल पर पहुंचे तो घर के सब अफराद अपने नाश्ते के साथ इंसाफ करने में मसरूफ थे। शाहजैन की आमद से सब ला इल्म था, लेकिन ये इनके लिए हैरत का बाइस नहीं था कि क्योंकि शाहजैन इस तरह रात गए ही ज्यादातर आता था। हैरत की वजह शाहजैन के साथ खड़ी महरमा थी। शाहजैन की लड़की कौन है, हाशिम साहब ने सवालिया अंदाज में पूछा। मेरी बीवी है, शाहजैन ने इत्मीनान से जवाब दिया। सबको हैरत का झटका लगा था, लेकिन शाहजैन मुतमईन सा अपने नाश्ते के साथ इंसाफ करने में मसरूफ था। तुम किसका इंतजार कर रही हो, बैठो, शाहजैन ने महरमा को मुखातिब करते हुए कहा, जो अभी तक डाइनिंग टेबल के पास खड़ी हुई थी। महरमा बिना कुछ कहे शाहजैन की बराबर वाली निशस्त पर बैठ गई। ये कौन सी हरकत ऐसे छुपकर शादी करने की, हाशिम साहब ने गुस्से से पूछा।
चाचू, आप जानते हैं मैं किसी को जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। और किसी ने कहा मैंने छुप कर शादी की है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और हमने शादी कर ली। आपको कोई मसला है? शाहजहान ने अपने मगरूर से अंदाज में कहा। सोसाइटी वालों को कौन फेस करेगा? उन्होंने अबरूज गाते हुए कहा। आप बता दें सबको, 2 दिन बाद मेरा वलीमा है, जिसने आना हो आ जाए। शाहजहान ने उनकी नाराजगी को बिना किसी खातिर मुदारत में लाते हुए कहा। शाहजहान बज़ाहिर नाश्ता कर रहा था, लेकिन उसकी नज़रें मेहरमा पर थी, जो कब से अपने सामने रखी हुई खाली प्लेट को तक रही थी। शाहजहान उठकर कमरे में चला गया। मेहरमा भी उसके पीछे ही चलती। सबा मेहरमा को शाहजहान की बीवी के रूप में देखकर पेचोताप खाती रह गई। बिया दुल्हन के रूप में बेहद हसीन लग रही थी। ज़िया, तुम टाइम पर पहुंच जाना, बिया ने फ़ोन पर बात करते हुए कहा। दरवाजे पर दस्तक हुई। बिया ने जल्दी से फ़ोन रख दिया। बिया, तुम क्या करना चाह रही हो? उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा। बिया ने इन्हें सारी बात बताई। बिया लेकिन उन्होंने कुछ कहना चाहा, लेकिन बिया ने उनकी बात काटते हुए कहा, अम्मी प्लीज़, आप मेरा साथ दें। बिया ने इल्तिजाई अंदाज अपनाया। मुझे तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ अजीज़ नहीं है, उन्होंने उसे प्यार करते हुए कहा। हमना ऊपर कमरे में आकर बैठी ही थी कि उसका मोबाइल बजने लगा। मोबाइल पर फायजा बेगम का नाम जगमगा रहा था। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं? हमना ने कॉल रिसीव करते कहा। बात कहाँ है? उसका फ़ोन नहीं लग रहा। फायजा बेगम ने रूहान से होते हुए पूछा। अम्मी, क्या हुआ है? आप परेशान लग रही हैं। हमना ने फिक्रमंदी से पूछा। तुम्हारे बाबा को हार्ट अटैक आया है, हम हॉस्पिटल में हैं, तुम इबाद के साथ जल्दी से आ जाओ, फायजा बेगम ने रोते हुए कहा। हमना जल्दी से इबाद को कॉल करने लगी। मेहरमा वज़ू करके ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने लगी। नमाज मुकम्मल करके दुआ के लिए हाथ उठाए तो आंखों में बेअख्तियार आंसू आ गए। अल्लाह पाक, आप जानते हैं ना, मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया जिससे मेरे बाबा का सर शर्म से झुके। मैं तो हमेशा से उनका गुरूर बनना चाहती थी, फिर क्यों आपने मुझे उनके जलील और रुस्वा होने का सबब बना दिया? क्यों? वो रोते हुए अपने अल्लाह से महवे गुफ्तगू थी। एक बार बातों बातों में शाहजहान ने उसे अपने इस्लामाबाद वाले घर का एड्रेस बताया था। बाद सुबह होते ही इस्लामाबाद के लिए निकल गया। रास्ते में चंद लोगों से शाहविला का रास्ता पूछते हुए वो बिलाखिर शाहविला पहुंच गया। इबाद ने अपनी गाड़ी शाहविला के आगे रोकी और एक नज़र शाहविला पर डालकर वो जैसे ही अंदर दाखिल होने लगा, उसके मोबाइल ने मुसलसल बजना शुरू कर दिया। पहले तो उसने इग्नोर कर दिया, फिर कोई ज़रूरी कॉल ना हो ये सोचकर मोबाइल देखा। हमना का नाम जगमगा रहा था। हेलो, अबाद ने बेदबी से कहा। अबाद, कहाँ हैं आप? बाबा को हार्ट अटैक हुआ है, मैं और फूफो अस्पताल जा रहे हैं, आप भी पहुँच जाए। हमना ने रोते हुए कहा। आ रहा हूँ मैं, अबाद ने कहा और फ़ोन जेब में रखकर घर में दाखिल हुआ। मेहरमा, मेहरमा, अबाद ने घर में दाखिल होते मेहरमा को पुकारने लगा। अबाद, मेहरमा जो अभी तक जाए नमाज पर बैठी थी, अबाद की आवाज़ सुनते दरवाजे की तरफ लपकी। शाहजहान ने उसका बाजू खींचकर उसे अपनी जानिब किया। कहाँ जा रही हो? शाहजहान ने गुस्से से पूछा। छोड़ो मेरा हाथ नीचे, इबाद आया है मुझे लेने। मेहरमा ने उसकी गिरफ्त से अपना बाजू आज़ाद करने की नाकाम कोशिश की। जब तक मैं नहीं चाहूँगा तुम इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती, शाहजहान ने उसके बाजू पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा। मेहरमा ने नम आंखों से उसे देखा। तुम्हें बात से मिलना है? शाहजहान ने उससे दूर होते कहा। मेहरमा ने पहले शाहजहान को हैरत से देखा, फिर असबात में सर को जुम्बिश दी। जाओ, उसने मुतमईन अंदाज में कहा। तुम अब्बास से भी वही कहोगी जो मैंने अपने घर वालों से कहा है। वो जाने के लिए मुड़ी थी कि शाहजहान की आवाज़ उसके समाज से टकराई। मैं तुम्हारी तरह झूठी नहीं हूँ, मेहरमा ने तंजिया कहा। झूठ तो तुम्हें बोलना पड़ेगा वरना। शाहजहान बोलते बोलते रुका। वरना क्या? मेहरमा ने सवालिया नज़रों से उसे देखते पूछा। मैं तुम्हारे सो कॉल्ड कज़न प्लस मेरी वजह से ना होने वाले शौहर को जान से मार दूंगा, शाहजहान ने धमकी देने वाले अंदाज में कहा। तुम ऐसा नहीं करोगे कुछ भी? मेहरमा ने यकीन दहानी चाही। मैं ऐसा ही करूंगा, ये मेरा घर है और मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ और मुझे यहाँ कोई रोकने वाला भी नहीं है, शाहजहान ने तुर्की बा तुर्की कहा। मेहरमा, इबाद की नज़र जीने उतरती मेहरमा पर पड़ी और वो उसकी जानिब बढ़ा। मेहरमा, शाहजहान, शाहजहान ने मुस्कुराते हुए कहा और मेहरमा के बराबर में आ खड़ा हुआ। मेहरमा ने खूनख्वार नजरों से उसे घूरा। तुम बकवास बंद करो अपनी, इबाद गुस्से से बोला। बहनों के ससुराल आकर तमाशा नहीं करते, शाहजहान ने चेहरे पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट सजाते हुए उसे कहा। मेहरमा, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। अबाद ने मेहरमा को तसल्ली देना चाही। तुम बताती क्यों नहीं हो इसे कि ये शादी हम दोनों की पसंद से हुई है, शाहजहान ने मेहरमा को मुखातिब करते हुए कहा। तुम मेरे साथ चलो, अबाद ने शाहजहान की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा। अबाद, तुम जाओ यहाँ से, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मेहरमा ने खुद पर जब्त करते हुए उसे जवाब दिया। मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम खुद भी कुछ कहोगी तो तुम मुझे धोखा दे सकती हो, तो मैं तुम्हारी बात पर भी यकीन नहीं करूँगा, अबाद ने याद दहानी करवाई। मेहरमा की आंखों में ठहरे आंसू छलकने को बेताब थे। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, जाओ यहाँ से, मेहरमा ने सख्ती से कहा। मेहरमा, मैं जानता हूँ तुम ऐसे क्यों कह रही हो, लेकिन मैं भी तुम्हें इस कैद से रिहाई हासिल करवा के रहूँगा। उसने सुलगती हुई नज़र शाहजहान पर डाली और जाने के लिए मुड़ा।
ماموں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے، عباد اسے دیکھتے ہوئے کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ مہرماں کی آنکھوں سے تسلسل کے ساتھ آنسو جاری تھے۔ باقی سب گھر والے پہلے ہی تماشا دیکھ کر اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے اور شاہ زین بھی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ مردہ قدم اٹھاتی ہوئی زینے چڑھنے لگی۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کی نظر شاہ زین پر پڑی جو موبائل میں مصروف تھا۔ غصے کی ایک سرد لہر دوڑی۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہوتی ہوئی شاہ زین کے مقابل جا کھڑی ہوئی۔ کتنے آرام سے یہاں بیٹھے ہو تم؟ میرے بابا کو ہسپتال پہنچا کر اس نے شاہ زین کا موبائل چھینتے ہوئے غصے سے کہا۔ برے لوگوں کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے۔ شاہ زین نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے اطمینان سے کہا، مسٹر شاہ زین، اگر میرے بابا کو کچھ ہوا نا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ مہرماں نے انگلی دکھاتے ہوئے وارن کیا تھا۔ تم کر بھی کیا سکتی ہو؟ شاہ زین نے کہکا لگایا۔ جاؤ، حالت اپنے باپ کے لیے دعا کرو، یہ نہ ہو کہ تم مجھ سے بحث کرنے میں مصروف رہو اور ادھر تمہارا باپ اوپر پہنچ جائے۔ شاہ زین نے ہنستے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اللہ پاک، آپ تو رحم کرنے والے ہیں، ہم پر بھی رحم کریں، میرے بابا کو زندگی بخش دیں۔ اللہ پاک پلیز پلیز میرے بابا کو کچھ نہ ہو، آپ چاہیں تو پتھر میں بھی جان ڈال دیتے ہیں، میرے بابا میں جان ڈال دیں، انہیں لمبی اور تندرستی اور صحت والی زندگی عطا فرمائیں۔ وہ روتے ہوئے اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر اپنے باپ کی زندگی کے لیے دعا گو تھی۔ سب مہمان آ چکے تھے۔ بیا پریشانی کے عالم میں ٹہل رہی تھی۔ اس نے ضیاء کو کال ملائی۔ دوبارہ بیل جانے کے بعد کال ریسیو ہو گئی۔ ہیلو، آپ کو کون؟ فون میں سے کسی لڑکی کی آواز ابھری۔ ضیاء گھر پر ہیں؟ بیا نے پوچھا۔ ابھی نکلے ہیں گھر سے، لڑکی نے جواب دیا۔ آپ کون؟ بیا بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ میں ضیاء کی بیوی۔ بیا کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر زمین بوس ہو گیا تھا، پیروں تلے زمین سرک گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں پورے گھر میں شور مچ گیا تھا کہ بارات نے آنے سے انکار کر دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے شیزی کا چہرہ لہرایا۔ اپنے لیے اس کی آنکھوں میں محبت اور کرب دیکھ کر بیا نے زور سے آنکھیں میچ لیں۔ وہ خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس کا انتخاب ایک ایسا شخص تھا جو محض شروع سے اسے دھوکہ دے رہا تھا۔ وہ کسی اور سے کیا نظریں ملاتی؟ اس نے پرفیوم کی بوتل زور سے آئینے پر ماری تھی۔ پورے کمرے کانچ بکھر گئے تھے۔ اس کے دل کا حال بھی ان کانچ کے ٹکڑوں جیسا تھا۔ اس کا دل بھی اسی طرح ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا تھا۔ اچانک سے دروازے پر دستک ہونے لگی، لیکن وہ سب کو نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ اس نے کانچ کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اپنی کلائی پر پھیر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دوسرے ہاتھ کی کلائی بھی کاٹ دی۔ اللہ بیڑا غرق کرے، مہرماں کا منحوس کھا گئی میرے بھائی کو، تہمینہ بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ آپا ایسے تو مت کہیں۔ فائزہ بیگم کا دل کام کر رہ گیا۔ وہ سب اس وقت ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمنہ وہیں ٹہر رہی تھی اور روتے ہوئے اپنے اللہ سے اپنے باپ کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ فائزہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا اور تہمینہ بیگم مہرماں پر طنز کرنے میں مصروف تھیں۔ ہزار بار سمجھایا تھا مہرماں کو اتنی ڈھیل مت دو، لیکن میری سنتا ہی کون ہے۔ اب انجام بھگتو۔ پورے خاندان کے سامنے بے عزت کروا دیا۔ بھائی صاحب کو کچھ بھی ہو گیا نا تو میں اس مہرماں کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، انہوں نے غصے سے کہا۔ مہرماں شدت سے دعا مانگنے میں مصروف تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ بی بی جی، آپ کے لیے کپڑے بھیجے ہیں چھوٹے صاحب نے، ملازمہ نے کہا اور بیڈ پر شاپنگ بیگز رکھ کر چلی گئی۔ مہرماں ابھی تک عروسی رنگ کے کامدار لہنگا زیب دن کیے ہوئے تھی، لیکن اسے ہوش ہی کہاں تھا۔ وہ تو بس اپنے جان سے پیارے بابا کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، ان کے سامنے ایسی کوئی بات نہ کی جائے جس سے انہیں ٹینشن ہو۔ ڈاکٹر ہدایت دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ سب کی جان میں جان آئی۔ عباد تہمینہ بیگم کو لے کر گھر چلا گیا۔ فائزہ بیگم زہیب صاحب کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ ہمنہ شکرانے کے نفل ادا کر رہی تھی۔ عباد بے مقصد روڈ پر گاڑی گھما رہا تھا۔ مہرماں کی باتیں مسلسل اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھیں۔ عباد، تم جاؤ یہاں سے، میں یہاں بہت خوش ہوں، مجھے تم سے کوئی بحث نہیں کرنی، جاؤ یہاں سے۔ اس نے جھٹکے سے گاڑی روکی اور زور سے اپنا ہاتھ اسٹیئرنگ پر مارا۔ بی بی جی، چھوٹے صاحب نے آپ کے لیے کپڑے بھیجے ہیں، ملازمہ نے کہا اور شاپنگ بیگز بیڈ پر رکھ دیے۔ کیسی ہو مہرماں؟ شاہ زین نے اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ خبردار میرے نام کے ساتھ اپنا نام لگایا تو۔ مہرماں نے انگلی دکھاتے ہوئے وارن کیا۔ اپنی اوقات میں رہو، سمجھی؟ شاہ زین نے اس کی انگلی کو پکڑتے ہوئے غصے سے کہا۔ احسان مانو میرا، میں نے تمہیں سر ڈھانپنے کے لیے اپنے گھر کی چھت تو میسر کی ہے، تمہارے باپ نے تو تمہارے لیے اپنے گھر کے دروازے ہی بند کر دیے ہیں۔ شاہ زین نے غصے سے کہا۔ کون سا احسان؟ تمہاری وجہ سے میری شادی ٹوٹ گئی، تم نے مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا، میرے بابا نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا، میرے بابا ہاسپٹل میں ہیں صرف تمہاری وجہ سے۔ مہرماں نے غصے سے کہا۔ تمہارے بابا صحیح ہیں اب؟ شاہ زین نے بیزاری سے کہا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ مہرماں نے یقین دہانی چاہی۔ جھوٹ بول کر مجھے کون سا انعام ملنا ہے؟ مجھے لگا تھا شاید قدرت نے انصاف کر دیا، جن کی وجہ سے دوسرے یتیم ہوئے تھے آج وہ خود بھی یتیم ہو گئے، لیکن نہیں، بلکہ صحیح کہتے ہیں برے لوگ اتنی جلدی نہیں مرتے۔ شاہ زین نے اسے دیکھ کے سختی سے کہا اور چلا گیا۔ مہرماں ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے شاہ زین کی بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا اور نہ ہی وہ سمجھنا چاہتی تھی۔ اسے تو بس اس بات کی خوشی تھی کہ اللہ پاک نے اس کی دعائیں سن لیں اور اس کی جان سے پیارے بابا کو زندگی بخش دی۔
आज महरमा और शाहजैन का वलीमा था। घर में किसी को भी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। दिलचस्पी तो महरमा और शाहजैन को भी नहीं थी। ये सामान शाहजैन साहब ने भिजवाया और कह रहे हैं थोड़ी देर बाद मेकअप आर्टिस्ट आकर आपका मेकअप कर देंगी। मुलाजिमा शाहजैन का पैगाम देकर चली गई। महरमा ने बेदिली से सामने पड़ी मैक्सी और ज्वेलरी को देखा और आंखें मूंद लीं। शाहजैन सारे इंतजामात का जायजा लेने के बाद कमरे में आया तो महरमा को ख्यालों की दुनिया में खोए हुए देखकर गुस्से से उसके पास आया। अब तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा, जाओ जाकर तैयार हो, शाहजैन ने गुस्से से कहा तो महरमा चारों न चार तैयार होने चली गई। मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप करके जा चुकी थी और वो आईने के सामने खड़ी बगौर अपना जायजा ले रही थी। स्किन कलर की मोतियों का काम हुई मैक्सी, जेबेतन किए हुए बारीक सी डिजाइन का डायमंड सेट पहने, बालों को नफासत से जूड़े में कैद किए हुए था। ड्रेस की मुनासबत से किया हुआ मेकअप उसकी नाजुक से वजूद को और भी पुरकशिश बना रहा था, लेकिन इससे उस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि वो कितनी हसीन लग रही है। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। लेकिन कितने ख्वाब थे उसके अबाद के साथ मंसूब, लेकिन पल भर में सब कुछ बदल गया था। अब वो किसी और के नाम के साथ मंसूब हो चुकी थी। एक ऐसे शख्स के साथ उसे अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी थी जिसके लिए सिर्फ उसकी अना अहम थी। कितनी खुदपरस्त हो तुम शाहजैन, तुमने अपनी अना की तस्कीन के लिए मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। मुझे नफ़रत है तुमसे, शदीद नफ़रत। अल्लाह करे तुम मर जाओ शाहजैन, तुम मर जाओ। वो शाहजैन के तसव्वुर में मुखातिब किए हुए थी। ज़ोहैब साहब को घर आए एक हफ्ता गुजर चुका था। वो बिल्कुल खामोश रहते थे। हमना तहमीना बेगम के साथ उनसे मिलने आई थी। अस्सलाम वालेकुम बाबा, हमना ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। क्यों आई हो, यहाँ से चली जाओ। मेरी नज़रों से दूर, ज़ोहैब साहब ने गुस्से से कहा। हमना इन्हें हैरत से देख रही थी। सुना नहीं, जाओ यहाँ से, वो गुस्से से चिल्लाए। हमना बेटा बाहर जाओ। उनकी आवाज़ सुनकर फ़ौरन फ़ायज़ा बेगम कमरे में आई। उन्होंने नरमी से हमना को मुखातिब करते हुए कहा। हमना बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। आंखों में बेख्तियार आंसू उमड़ आए। फुप्पो घर चलते हैं। हमना ने तहमीना बेगम से कहा। अभी तो आए हैं, मैं तो मिली ही नहीं भाई साहब से, मैं अभी मिलकर आती हूँ। तहमीना बेगम ने सोफे से उठते हुए कहा। बाबा अभी सो रहे हैं, हम बाद में आकर मिल लेंगे। हमना ने जल्दी से कहा। हाँ तो जब उठ जाएंगे फिर मिलकर चलूंगी घर। वो कहते हुए दोबारा बैठ गई। फुप्पो अबाद को कल जाना है, उनकी पैकिंग करनी है और भी बहुत सारे काम हैं। हमना ने जल्दी से बहाना बनाया। अच्छा चलो, उन्होंने मुंह बनाते हुए कहा। अल्लाह हाफिज़ अम्मी, हमना ने उनको गले लगते हुए कहा। अल्लाह हाफिज़, सब सही हो जाएगा, तुम फिक्र मत करना। फ़ायज़ा बेगम ने उसे प्यार करते हुए कहा। क्या हो गया आपको? हमना के जाने के बाद फ़ायज़ा बेगम ने ज़ोहैब साहब से पूछा। महरमा मेरा गरूर थी, मेरा गरूर टूट गया, मैं टूट गया, उन्होंने शिकस्ता लहजे में कहा। शाहजैन ऑफिस से आया तो वो अपना कोट मोबाइल सोफे पर रखकर फ्रेश होने चला गया। महरमा ने आसपास देखा और जल्दी से मोबाइल की तरफ लपकी। उसने मोबाइल उठाते ही जल्दी से इबाद का नंबर डायल किया, क्योंकि वो जानती थी इस दुनिया में इबाद ही वो वाहिद शख्स है जो उसे इस कैद से रिहाई हासिल करवा सकता है। रिंग जा रही थी लेकिन कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। महरमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एसी ऑन होने के बावजूद उसे ठंडे पसीने आ रहे थे। हेलो, कॉल रिसीव हो गई थी। बाद में महरमा के अल्फाज मुंह में रह गए थे। शाहजैन ने उससे मोबाइल छीन कर खुद के कान से लगाया। हेलो महरमा, महरमा तुम बात कर रही हो ना, कुछ तो बोलो। फोन में से अबाद की आवाज़ उभरी। अबाद की आवाज़ सुनते शाहजैन ने गुस्से से मोबाइल दीवार पर दे मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाज़त के बिना अपने महबूब से बात करने की? शाहजैन ने मजबूती से उसका गला पकड़कर उसे दीवार के साथ लगाया था और गुस्से में कह रहा था। उसकी आंखें शोले बरसा रही थीं। महरमा का वजूद खौफ से कपकपा रहा था। शाहजैन की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि महरमा की आंखों से आंसू रवां हो गए। वो शाहजैन की गिरफ्त ढीली करने की सही करने लगी। मेरा सांस घुट रहा है, महरमा ने वह मुश्किल अल्फाज अदा किए। पहली और आखिरी गलती है तुम्हारी, शाहजैन गुस्से से कहते हुए वहां से चला गया। महरमा दीवार का सहारा लेती हुई वहीं बैठ गई। महरमा कमरे में बैठी हुई थी। वो जब से इस घर में आई थी इसी ही कमरे में बंद थी। शाहजैन अब तक ऑफिस से वापस नहीं आया था। महरमा चाय बनाने की नीयत से किचन में गई। आपको कोई काम था? मुलाजिमा ने महरमा को किचन में देखकर पूछा। मुझे चाय पीनी है, महरमा ने जवाब दिया। आप जाए, मैं बना देती हूँ। मुलाजिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मैं बना लूंगी। महरमा ने सॉस पैन में चाय के लिए पानी रखते हुए कहा। महरमा चाय लेकर लाउंज में आ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे शाहजैन को छीनने की? सबा ने महरमा के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। महरमा हैरत से उसे देखने लगी। वो इससे पहले कुछ कहती, शाहजैन वहां आ गया। तुम्हें किसने हक दिया मेरी बीवी पर हाथ उठाओ? शाहजैन ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। क्यों शोर मचाया हुआ है घर में? हाशिम साहब ने करतदार आवाज में पूछा। चाचू, अपनी बेटी को थोड़ी तमीज सिखा देते, शाहजैन ने हाशिम साहब को मुखातिब करते हुए कहा। क्या किया है सबा ने? हाशिम साहब ने पूछा। मैं किसी को हक नहीं दूंगा वो मेरी बीवी से बदतमीजी करे, समझाते अपनी लाडली को। शाहजैन ने गुस्से से सबा को देखते हुए कहा। बाबा आप देख रहे हैं ये कैसे बात कर रहा है?
सबा ने रूहान से होते हुए उन्हें देखा। तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुमसे बात की जाए, शाहजैन ने कहा तो सबा तिलमिलाकर रह गई। बकवास मत करो शाहजैन, ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही सबा का है, हाशिम साहब ने कहा। मुझे कोई शौक नहीं है इस घर में रहने का जहाँ के लोगों को तमीज़ ही ना हो, शाहजैन ने गुस्से से कहते हुए अपने कमरे में चला गया। और महरमा हैरत से शाहजैन को जाते दिख रही थी। पल में तोला पल में माशा, महरमा ने दिल में कहा था। उसे ये देखकर खुशी हुई थी कि शाहजैन चाहे उसे खुद कोई इज्जत नहीं देता था, लेकिन दूसरों से उसकी इज्जत करवाना जानता था। महरमा कमरे में दाखिल हुई तो पूरा कमरा बिखरा हुआ था। वहाँ खड़ी क्या देख रही हो, यहाँ आकर सामान पैक करो, शाहजैन ने महरमा को देखते हुए कहा। आप कहीं जा रहे हैं, महरमा ने उसे गुस्से में देख आयशा से पूछा। सिर्फ मैं नहीं, हम दोनों जा रहे हैं, शाहजैन ने मसरूफ से अंदाज में कहा। कहाँ, महरमा ने सवालिया अंदाज में पूछा। मेरे कराची वाले फ्लैट में, शाहजैन ने बैग बंद करते हुए कहा। शुक्रिया, महरमा ने झिझकते हुए कहा। किस लिए, शाहजैन ने अनजान बनते हुए कहा। आप मेरी वजह से, महरमा की बात काटते हुए शाहजैन ने कहा। ज़्यादा खुशफहमी में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है, शाहजैन ने संजीदगी से कहा। रात का आखिरी पहर था, हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। शाहजैन कार ड्राइव कर रहा था और महरमा बैठी अपनी ही सोचों में गुम थी। उतरो, आ गया घर, शाहजैन ने महरमा को कहा तो उसने चौंक कर देखा। फूफो चाय, हमना ने तहमीना बेगम के सामने चाय का कप रखते हुए कहा। बात से बात हुई तुम्हारी, तहमीना बेगम ने पूछा। नहीं फूफो, हमना ने उदासी से कहा। मसरूफ़ होगा, अभी जैसे ही वहाँ सेटल हो जाएगा तो तुमसे भी बात कर लिया करेगा, तहमीना बेगम ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। जी फूफो, हमना ने मुस्कुराते जवाब दिया। अब आज जब से गया था एक बार भी हमना को कॉल नहीं की थी। हमना सारा वक्त घर के काम में मसरूफ़ रहती और जब फारिग होती तो आबाद की तस्वीर बनाने में मसरूफ़ हो जाती। देखो, अब मुझे घर जाने दो, महरमा ने शाहजैन को कहा जो लैपटॉप पर काम कर रहा था। अभी तुम कौन सा रोड पर बैठी हुई हो, शाहजैन ने महरमा को देखते हुए उसे जवाब दिया। मुझे मेरे घर जाना है, मेरे मम्मा पापा के पास, महरमा ने रूहान से होते हुए लहजे में कहा। इस घर से तो तुम्हारी मैयत ही जाएगी, शाहजैन ने संजीदगी से कहा। दुआ करो मैं मर जाऊं जैन, मुझसे ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती जिसमें मेरे सारे रिश्ते मुझसे रूठे हों। काश खुदकुशी हराम ना होती तो मैं उसी ही दिन कर लेती जब तुमने मुझे मेरे पापा की नज़रों में गिराया था, महरमा ने रोते हुए कहा। यह आंसू किसी और को दिखाना, मुझ पर कोई असर नहीं होगा, शाहजैन उसे देखते हुए बोला। जानती हूँ तुम्हारी बाएं जानिब दिल नहीं, एक पत्थर है, महरमा ने अपने हाथ की पुष्ट से आंसू साफ करते हुए कहा। अच्छा, और क्या जानती हो, शाहजैन ने तजस्सुस से पूछा। यही कि तुम एक खुदगर्ज और अनापरस्त शख्स हो जो सिर्फ अपनी अना की तस्कीन की खातिर किसी भी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, जैसे तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं अपने पापा का मान थी, तुमने अपनी अना में आकर मुझे मेरे पापा की नज़रों में गिरा दिया। मेरे पापा को मेरी वजह से सबके सामने कितनी शर्मिंदगी उठाना पड़ी। उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार मुझ पर हाथ उठाया, और वो भी सिर्फ तुम जैसे इंसान की बातों में आकर। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी शाहजैन अली, कभी भी नहीं, महरमा ने गुस्से से कहा। परेशान मत हो, तुमसे माफ़ी कोई मांग भी नहीं रहा, शाहजैन ने शाने उचकाते हुए कहा। महरमा किचन में चाय बना रही थी। महरमा चाय बना दो, फायजा बेगम ने कहा। अम्मी, हमना को कह दें, महरमा ने टीवी देखते हुए कहा। महरमा कितनी कामचोर हो गई हो, तुम्हारा दिमाग तो तहमीना आपा ही सही करेंगी, फायजा बेगम ने तंजिया कहा। महरमा इस लम्हे में खो गई थी कि उसे मालूम ही नहीं हुआ चाय उबल उबल कर गिर रही थी। शाहजैन किचन में दाखिल हुआ तो चाय गिरती हुई देख जल्दी से चूल्हा बंद किया। अपने महबूब की यादों से बाहर निकल आओ, शाहजैन ने गुस्से से कहा तो महरमा ने चौंक कर उसे देखा। ये चाय कैसे गिर गई, महरमा ने चाय को देखते हुए कहा, जो आधी से भी कम हो चुकी थी जब तुम इबाद के ख्यालों में खोई हुई थी। शाहजैन ने उसे तंजिया कहा। नहीं, वो मैं, महरमा की बार बार बात काटते हुए शाहजैन ने कहा। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कोई काम ढंग से करना नहीं सिखाया क्या, शाहजैन ने तंजिया अंदाज अपनाया। 5 मिनट में दूसरी चाय लेकर आओ, शाहजैन ने कहा और गुस्से में चाय के सॉस पैन पर हाथ मारते हुए चला गया। उफ, महरमा की चीख निकली थी। सॉस पैन में मौजूद गर्म चाय उसके पाँव पर गिर गई थी। महरमा का पाँव जल गया था और उसे शदीद तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो अपनी तकलीफ को नज़रअंदाज किए शाहजैन के लिए दूसरी चाय बनाने लगी। चाय, महरमा ने चाय शाहजैन के सामने रखते हुए कहा, और शाहजैन ने पहले चाय को देखा फिर महरमा को। कहाँ जा रही हो, शाहजैन ने सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए पूछा। किचन में, महरमा ने जवाब दिया। ऐसे क्यों चल रही हो, पैर में क्या हुआ है, शाहजैन ने उसे ही देख रहा था। महरमा से दर्द के बाइस चला नहीं जा रहा था। मेरा पैर जल गया, आपने सॉस पैन को फेंका था तो वो मेरे पाँव पर गिर गया था, महरमा ने तफसील से बताया। इधर आओ, शाहजैन ने लैपटॉप साइड पर रखते हुए कहा। शाहजैन ने इशारा किया तो महरमा बेड की साइड पर बैठ गई। अपना पाँव दिखाओ, शाहजैन के कहने पर महरमा ने अपना पाँव उसके आगे किया जो जलने के बायस सुर्ख हो गया था। शाहजैन ने दराज से ट्यूब निकाली और एहतियात से उसके पाँव पर लगाने लगा। महरमा ने गौर से शाहजैन को देख रही थी जो पूरे ध्यान से उसके चले पर मरहम लगा रहा था। शायद मैं कभी तुम्हें समझ ही नहीं सकती शाहजैन, कितने रूप हैं तुम्हारे, कभी इतने जालिम बन जाते हो, कभी इतने हमदर्द, महरमा ने शाहजैन को दिल में मुखातिब करते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू टूट कर बेमोल हो रहे थे।
बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है? शाहजहान ने रोती हुई महरमा को देखकर फिक्रमंदी से पूछा। महरमा ने सर नफ़ी में हिलाया। तुम आराम कर लो, शाहजहान ने कहा और बाहर चला गया। फूफो आप यहीं रुके, मैं 1 मिनट आई। हमना तहमीना बेगम के साथ शॉपिंग मॉल आई हुई थी। उसकी नज़र शाहजहान पर पड़ी और वो तहमीना बेगम को कहते हुए शाहजहान की तरफ बढ़ी। बात सुने, हमना ने पीछे से आवाज़ दी तो शाहजहान ने मुड़कर देखा। जी कहें। शाहजहान ने उसे देखा। आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं हमना, महरमा आपी की छोटी बहन। हमना ने अपना तारुफ करवाया। कैसी हो? शाहजहान ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। महरमा आपी कैसी हैं? वो आपके साथ खुश तो है ना? हमना ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ वो ठीक है और खुश भी, शाहजहान ने जवाब दिया। अब मैं चलती हूँ, आप महरमा आपी का ख्याल रखिएगा। मेरी आपी बहुत अच्छी और मासूम है। वो तो इतनी मासूम है बारिश से भी डर जाती हैं, हमना ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, शाहजहान महरमा को बोला। क्या हुआ आंटी को? महरमा ने फिक्रमंदी से पूछा। ये तो घर जाकर ही पता चलेगा, मैं रात तक आ जाऊंगा, शाहजहान ने कहा और गाड़ी की चाबियां लिए कमरे से बाहर निकल गया। रात का आखिरी पहर चल रहा था, मौसम बहुत खराब था। हर तरफ काले बादल छाए हुए थे, तेज हवाएं चल रही थी और अचानक से लाइट भी चली गई। पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था, बादल पूरे जोरों शोर से गरज रहे थे। महरमा का दिल खौफ से कांप रहा था। शाहजहान ने कमरे में आकर घड़ी की तरफ देखा तो वो रात के 3 बजा रही थी। जवेरिया बेगम की तबीयत खराब होने की वजह से उसे यहीं रुकना पड़ा था। दिल बेचैन सा हो रहा था। उसने सोचा वो महरमा को कॉल करके उसकी खैरियत दरियाफ्त कर ले, लेकिन फिर याद आया महरमा के पास तो मोबाइल ही नहीं है। कुछ देर बाद मोबाइल इस्तेमाल करते उसकी आंख लग गई। वो तो इतनी मासूम है, बारिश से भी डर जाती है। हमना की आवाज़ समाज से टकराई, वो फौरन झटका खाकर उठ गया। आज मौसम बहुत ख़राब था, बारिश होने के 2% अमकान थे और महरमा घर में अकेली थी और ये जानकर उसे बारिश से डर लगता है। शाहजहान मजीद परेशान हो गया था। वो एक लम्हे की ताख़ीर किए बिना फ्लैट की जानिब रवाना हो गया था। वो परेशानी के आलम में ड्राइव कर रहा था। बार बार महरमा का ख्याल आ रहा था। उसने 2 बार बेल बजाई लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला था। उसने जल्दी से चाबी निकाली और लॉक खोला। पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था। उसने मोबाइल की टॉर्च चलाई। शाहजहान को पूरे कमरे में महरमा कहीं नहीं दिखी थी। वो जैसे ही मुड़ने लगा उसकी नज़र महरमा के बेजान वजूद पर पड़ी। वो तेज़ी से उसकी तरफ लपका। शाहजहान महरमा का चेहरा थपथपाते उसे होश में लाने की सही करने लगा। वो बुखार में तप रही थी और अब तक होश में नहीं आई थी। शाहजहान की तो जान पर बनी हुई थी। कभी वो महरमा का चेहरा थपथपाता तो कभी उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारता। महरमा को होश आया तो शाहजहान की भी जान में जान आई। उसने महरमा को दवाई देकर सुला दिया था और खुद वहीं उसके पास बैठ गया। मुझे मेरे मम्मा पापा के पास जाना है। महरमा नीम बेहोशी की हालत में बार बार एक ही बात दोहराई जा रही थी। शाहजहान को उसे इस हाल में देखकर शदीद दुख और निदामत महसूस हो रही थी। महरमा आज जिस हाल में थी ये सब शाहजहान का अता करता था। महरमा रिलैक्स, शाहजहान ने नरमी से कहा। खुदा करे शाहजहान तुम्हें मौत आ जाए, तब जाकर मेरे दिल को सुकून मिलेगा, महरमा ने नीम बेहोशी के आलम में कहा। इतनी नफरत, वो तलखी से हंसा था। महरमा की सुबह आंख खुली, फजर का वक्त हो रहा था। सर बहुत भारी हो रहा था। उसकी नज़र शाहजहान पर पड़ी जो उसके बराबर में कुर्सी लगाए सो रहा था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट छा गई। महरमा उठी तो फ्रेश होकर वजू किया और नमाज अदा की। शाहजहान के मोबाइल बजने की आवाज़ से उसकी आंख खुल गई। उसने बेड पर देखा तो महरमा वहाँ नहीं थी। उसकी नज़र सुकून से दुआ मांगती हुई महरमा पर पड़ी। नज़रें वहीं मुंजमद हो गई थीं। वो गौर से महरमा को देखने लगा। महरमा दुनिया जहाँ से बेखबर दुआ मांगने में मशगूल थी। महरमा ने दुआ मांगकर अपने चेहरे पर हाथ फेरा और जाए नमाज तय करके रखी। उसकी नज़र शाहजहान पर पड़ी जो पहले ही उसे देखने में मसरूफ़ था। एक पल के लिए दोनों की नज़रों का तसादम हुआ और फिर दोनों ने जल्दी से अपनी नज़रें झुका ली। महरमा की नज़रों से कंफ्यूज हो रही थी। उसने मुंह तक चादर ओढ़कर सो गई। महरमा उठ जाओ, शाहजहान ने उसके चेहरे पर से चादर हटाते हुए कहा। सुबह हो गई? महरमा ने बिना आंखें खोले पूछा। हाँ हो गई, अब उठ जाओ, नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है, शाहजहान ने नरमी से कहा। महरमा फ्रेश होकर आई तो बेड पर नाश्ते की ट्रे रखी हुई थी। शाहजहान सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम करने में मसरूफ़ था। आप नहीं कर रहे नाश्ता? महरमा ने उसे देखते हुए पूछा। नहीं, मैंने कर लिया है, शाहजहान ने मसरूफ़ से अंदाज में जवाब दिया। क्या देख रही हो? शाहजहान ने अबरू झुकाते हुए पूछा। आप जैसा अपने आप को जाहिर करते हैं आप वैसे नहीं हैं, महरमा ने तुर्की बतुर्की कहा। मैं कैसा जाहिर करता हूँ और कैसा हूँ? शाहजहान ने सवालिया नज़रों में उसे देखते हुए पूछा। जालिम, बेहिस, अनापरस्त, ऐसे लगता है आप, लेकिन आप बहुत हसास हैं, आप किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते, महरमा ने उसे देखते हुए जवाब दिया। ज़्यादा ना सोचो मेरे बारे में, नाश्ता करके दवाई ले लो। और हाँ, अम्मी आई हुई हैं, अभी अपने कमरे में आराम कर रही हैं, उनसे मिल लेना और इनका ख्याल रखना, शाहजहान ने कहा और बाहर जाने लगा। बात सुने, महरमा उसकी तरफ लपकी थी। क्या है? उसने नागवारी से कहा। आपने मुझसे शादी सिर्फ इस थप्पड़ का बदला लेने के लिए की थी? महरमा ने पूछा। नहीं, तुम्हें क्या लगता है मैं एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए इतना गिर जाऊंगा? वो थप्पड़ वाली बात तो मैं उस दिन ही भूल गया था, शाहजहान ने उसे देखते हुए कहा
اور جواب میں مہرما خاموش رہی۔ مہرما، میں نے اپنی زندگی میں جس سے سب سے زیادہ محبت کی تھی وہ صرف تم تھی۔ مجھے پہلی نظر میں ہی تم سے محبت ہو گئی تھی اور اب مجھے تم سے، تمہارے گھر والوں سے سب سے نفرت ہے۔ شاہزین نے نفرت سے کہا تھا۔ آخر میرا گناہ کیا ہے جو تمہیں مجھ سے نفرت ہے؟ مہرما نے روحان سے ہوتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا بھائی میری بہن کا قاتل ہے، شاہزین نے کرب سے کہا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شیزی؟ بھائی نہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ شاہزین، میرے بھائی ایسے نہیں ہیں۔ مہرما نے اسے یقین دلانا چاہا۔ 15 سال سے میں کسی اذیت سے گزار رہا ہوں، کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ شادی والے دن عین بارات لے کے وقت تمہارے بھائی نے بارات لانے سے انکار کر دیا تھا۔ بیا آپی نے خودکشی کر لی۔ میرے بابا اپنی جوان بیٹی کا صدمہ نہیں برداشت کر سکے اور وہ بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ تمہارے بھائی کے ایک انکار کی وجہ سے ہمارے گھر سے 2 جنازے اٹھے تھے۔ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا اس 8 سال کے بچے پر کیا گزری تھی، جس کی اتنی محبت کرنے والی بہن اور لاڈ اٹھانے والا باپ اسے چھوڑ گیا ہو۔ جب میں نے تمہیں تمہارے باپ کے ساتھ دیکھا تھا اس دن ہی سوچ لیا تھا میں تم سے تمہارے بھائی کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ شاہزین نے ایک ہی سانس میں کہا تھا۔ میرے بھائی بنا کسی وجہ کے ایسا کر ہی نہیں سکتے، مہرما نے یقین سے کہا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ شاہزین نے ابرو جھکاتے ہوئے پوچھا۔ ہو سکتا ہے تمہاری بہن کو۔ مہرما کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی شاہزین نے زوردار تھپڑ اس کے نازک سے رخسار پر رسید کیا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بہن کے بارے میں کچھ کہنے کی؟ شاہزین حلق کے بل چلایا۔ جب اپنی بہن کے بارے میں نہیں سن سکتے تو میرے بھائی پر بھی الزام مت لگاؤ، مہرما نے غصے سے کہا۔ مجھے تم طلاق دو ابھی، اسی ہی وقت، مجھے رہنا ہی نہیں ہے تم جیسے انسان کے ساتھ، مہرما نے غم اور نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ طلاق تو میں تمہیں کبھی نہیں دوں گا، شاہزین نے غصے سے کہا۔ تم چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ مہرما نے روتے ہوئے اس سے پوچھا۔ تم بھی ویسے ہی تڑپ تڑپ کر مرو گی جیسے میری بہن مری تھی۔ تمہارا جنازہ دیکھ کر تمہارے باپ کو بھی ہارٹ اٹیک آ جائے گا، تمہارا بھائی بھی اس کرب اور تکلیف سے گزرے جس سے میں گزر رہا ہوں، شاہزین نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نفرت سے کہا۔ میرے مرنے سے تمہیں سکون مل جائے گا، مہرما نے بے یقینی سے کہتے ہوئے اس کا بازو پکڑا تھا۔ ہاں، شاہزین نے صفاقی سے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹکے سے ہٹایا تھا اور باہر چلا گیا۔ مہرما کا پیر پھسلا اور پیچھے پڑے شیشے کے ٹیبل سے اس کا سر ٹکرایا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ امی کیسی ہیں آپ؟ شاہزین نے کمرے میں داخل ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں۔ مہرما ابھی تک سو کر نہیں اٹھی؟ جویریہ بیگم نے پوچھا۔ اٹھ گئی ہے، شاہزین نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ انہوں نے شاہزین کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ امی، میں نے اسے سب بتا دیا، شاہزین نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ کسے؟ انہوں نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ مہرما کو، شاہزین نے جواب دیا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ انہوں نے ناسمجھی سے کہا۔ مہرما شعیب کی بہن ہے، شاہزین نے مہرما سے شادی سے لے کر اب تک کی ساری داستان انہیں سنائی۔ شاہزین، میری تربیت تو ایسی نہیں تھی، جویریہ بیگم نے کہا تو شاہزین نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ امی، آپ مجھے کہہ رہی ہیں یہ جانتے ہوئے بھی؟ شعیب نے، بیا آپی، شاہزین کی بات مکمل ہونے سے پہلے جویریہ بیگم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ یہ سب کرنے سے پہلے تم ایک بار مجھ سے پوچھ لیتے، شیزی نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، اس نے بیا کے کہنے پر ہی بارات لانے سے انکار کیا تھا، بیا نے خودکشی ندامت میں آ کر کی تھی۔ جویریہ بیگم نے اسے بیا کی ضیاء سے، محبت سے لے کر شعیب کے انکار کرنے تک کی ساری داستان سنائی۔ شاہزین کو اپنے کیے پر بے حد پچھتاوا تھا، جس انتقام کی آگ میں آ کر اس نے مہرما کی زندگی برباد کی تھی، اس میں نہ تو مہرما کا کوئی قصور تھا اور نہ ہی اس کے گھر والوں کا۔ وہ فوراً سے اٹھ کر کمرے کی طرف بھاگا، وہ ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کرنا چاہتا تھا مہرما سے معافی مانگنے میں۔ مہرما، شاہزین چیخا تھا۔ سفید فرش مہرما کے خون سے سرخ ہو گیا تھا، مہرما بے سدھ سی زمین پر پڑی تھی۔ مہرما، شاہزین اسے اٹھائے تیزی سے کار کی جانب بھاگا۔ شاہزین نے فرنٹ ڈور کھول کر اسے بٹھایا اور ڈرائیو کرنے لگا۔ اس کی لیمن کلر کی شرٹ جگہ جگہ سے خون آلود ہو گئی تھی۔ وہ دیوانہ وار ہاسپٹل میں داخل ہوا، مہرما کو اسٹریچر پر ایمرجنسی میں لے گئے تھے۔ وہ اس وقت ہسپتال کے کوریڈور میں بینچ پر بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا، اس کے ہاتھوں پہ ہلکا ہلکا خون لگا ہوا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر ہتھیلی میں جذب ہو رہے تھے۔ اسے اپنی ہر غلطی پر پچھتاوا تھا، لیکن اب صرف پچھتاوے ہی رہ گئے تھے۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ قسمت اسے معافی مانگنے کا ایک موقع دے گی بھی یا نہیں۔ وہ تو ہمیشہ اسے قید کر کے رکھنا چاہتا تھا، اپنی قید میں تڑپتے سے سکتے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن شاید اسے یہ قید منظور نہیں تھی، تبھی تو اس نے اس قید سے رہائی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو موت کے منہ میں جھونک دیا۔ دعا کرو میں مر جاؤں زین، مجھ سے ایسی زندگی نہیں گزاری جاتی جس میں میرے سارے رشتے مجھ سے روٹھے ہوں۔ کاش خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں اسی دن کر لیتی جب تم نے مجھے میرے بابا کی نظروں میں گرایا تھا، مہرما نے روتے ہوئے کہا۔ جانتی ہوں تمہارے بائیں جانب دل نہیں ایک پتھر ہے، مجھے تم طلاق دو ابھی اسی وقت، مجھے رہنا ہی نہیں تم جیسے انسان کے ساتھ۔ جانتی ہوں تمہارے بائیں جانب دل نہیں ایک پتھر ہے۔ مہرما کی ساری باتیں مسلسل اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھیں۔ جب مہرما کی پہلی بار دیکھا تھا، جب سے آج تک کے سارے منظر آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ اذان کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، وہ فوراً اٹھا اور نماز ادا کرنے چلا گیا۔
नमाज अदा करके दुआ के लिए हाथ उठाए तो महरमा को चेहरा आंखों के सामने घूमने लगा। आंखों में नमी उतर आई। अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दे, मैंने महरमा के साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन इस तरह सज़ा तो मत दे। महरमा मेरी ज़िंदगी है, मेरी पहली मोहब्बत है, उसे मुझसे मत छीने, मैं उसके बगैर मर जाऊंगा। शाह ज़ैन रोते हुए अपने रब से अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी की भीख मांग रहा था। तहज्जुद का वक्त था, नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो हमेशा की तरह अलार्म बजते ही उठ गई थी। वजू करके तहज्जुद की नमाज अदा की, दुआ के लिए हाथ उठाए तो आंखों में बेअख्तियार आंसू आ गए। अल्लाह पाक, आप तो जानते हैं ना, मैंने इन्हें कभी दुआओं में नहीं मांगा था। मैं तो किस्मत के हर फैसले पर मुतमईन थी। मैंने कभी भी इन्हें अपना नसीब करने की दुआ नहीं मांगी, फिर क्यों आपने मुझे उनसे मनसूब कर दिया? ये जानते हुए भी मैं उनकी मोहब्बत नहीं हूँ, उनकी मोहब्बत कभी हो ही नहीं सकती। मैं कुछ भी तो नहीं हूँ उनके लिए, कुछ भी नहीं। मेरा होना ना होना उनके लिए एक जैसा है। आंखों से आंसू बहकर हथेली पर गिर रहे थे। वो अपना मुंह अपने हाथों में छुपाए बिलक बिलक कर रो दी। आधी रात हो गई थी, लेकिन अब तक महरमा को होश नहीं आया था। ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो बेहोश थी। शाहजैन उसके सरहाने बैठा हुआ था। महरमा को होश आया तो एतराफ में नजरें घुमाए जायजा लेने लगी। तुम्हारी तबीयत ठीक है? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? शाहजैन ने फिक्रमंदी से पूछा। मैं जीऊँ या मरूं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, महरमा ने संजीदगी से कहा। महरमा प्लीज मुझे माफ कर दो, शाहजैन ने इल्तिजाइया लहजे में कहा। उफ, महरमा के सर में दर्द की टीस उठी थी। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, शाहजैन कहकर बाहर निकल गया। अभी टांगे ताज़ा हैं, आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, डॉक्टर ने इसका मुआयना करते हुए कहा। आज दूसरा दिन था, दर्द में कमी आई थी। महरमा दीवार को घूर रही थी। कोई दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ था। महरमा को लगा शाहजैन होगा। महरमा, उन्होंने नम आवाज में उसे पुकारा। बाबा। महरमा की आंखों में हैरत और खुशी थी। उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा तो महरमा की आंखों में आंसू उमड़ आए। वो फायजा बेगम के गले लगकर रोने लगी। बस मेरी जान, अब चुप हो जाओ, फायजा बेगम ने उसके आंसू साफ करते हुए प्यार से कहा। बाबा, मैंने उसने ज़ुहैब साहब को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया। मुझे सब बता दिया, शाहजैन ने उन्होंने उसकी बात काटते हुए कहा। इतने में शाहजैन कमरे में दाखिल हुआ। महरमा हमारे साथ घर चलेगी, वो मजीद तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, उन्होंने शाहजैन को मुखातिब करते हुए कहा। मेरा ख्याल है आप महरमा से पूछ लें वो मेरे साथ रहना चाहती है या नहीं, शाहजैन ने महरमा को अपनी नज़रों के हिसार में लेते हुए ज़ुहैब साहब से कहा। वो जानता था महरमा उसके साथ रहना पसंद नहीं करती, फिर भी मुंह सी उम्मीद के साथ उसकी आंखों में बाबा मुझे घर ले चले, महरमा ने शाहजैन से नजरें चुराते हुए कहा। आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई थी। शाहजैन तल्खी से मुस्कुराया। महरमा को सुनते ही अबाद पहली फ्लाइट से पाकिस्तान वापस आया। हमना पहले से ही ज़ुहैब साहब के घर आई हुई थी। अबाद, मैं आपके साथ घर चलती हूँ, अबाद को जाता देख हमना ने उससे कहा। नहीं, तुम यहाँ आराम से रहो, अब तुम्हें इस जबरदस्ती के रिश्ते में ज्यादा दिन नहीं बंधे रहना पड़ेगा, अबाद खुशी से कहता हुआ हमना के दिल की किरचियां करते हुए वहां से चला गया। हमना, तुम ठीक हो ना? मेहरमा ने उसकी भीगी आंखों को देखकर फिक्रमंदी से पूछा। आपी, मुझसे अबाद को मत छीने, हमना ने इल्तजाया कहा। दो मोती आंखों से टूटकर बेमोल हो गए। हमना, ये किसने कहा तुमसे? मैं कभी भी तुमसे अबाद को नहीं छीनूंगी, मेहरमा ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। आप ही मुझे माफ कर दें, मैंने बचपन से सिर्फ अबाद को चाहा है, लेकिन मैं इन्हें कभी भी आपसे छीनने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब वो मुझे अपने नाम से मंसूब करके यूं छोड़ देंगे तो मैं कैसे रहूंगी? हमना फूट फूट कर रो दी। मम्मा सही कहती थी, तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो, लेकिन इतनी समझदार हो हमें तो मालूम ही नहीं था। अबाद से मोहब्बत करने के बावजूद तुमने कभी किसी पर जाहिर नहीं होने दिया, हमेशा मेरी खुशी में खुश हुई। तुम्हारी मोहब्बत में इतनी शिद्दत थी कि अल्लाह पाक ने अबाद को तुम्हारा नसीब बना दिया। अबाद तुम्हारा नसीब है और शाहजैन मेरा, मेहरमा ने उसे प्यार करते हुए कहा। मेहरमा के सर की चोट अब पहले से बेहतर थी। उसे यहाँ आए 1 महीना गुजर चुका था। जवेरिया बेगम 1-2 बार आई थी उससे मिलने और उससे इल्तिजा की थी कि वो शाहजैन को माफ कर दे, लेकिन मेहरमा ने साफ गोई से मना कर दिया था। अबाद अब तक हमना को अपने घर नहीं लेके गया था। मेहरमा गार्डन में टहल रही थी जब उसे अबाद आता दिखाई दिया। तुम शाहजैन से तलाक कब ले रही हो? अबाद ने सवालिया अंदाज में पूछा। तुमसे किसने कहा मैं शाहजैन से तलाक लूंगी? मेहरमा ने भी उसे ही के अंदाज में कहा। तुम तलाक नहीं लोगी तो हमारी शादी कैसे होगी? अबाद ने कहा। अबाद, तुम मेरी बहन के शौहर हो और जब तक मैं शाहजैन के निकाह में हूँ मैं किसी और शख्स के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकती, मेहरमा ने तुर्की बा तुर्की जवाब दिया। मैं हमना को तलाक दे दूंगा, तुम भी शाहजैन से तलाक ले लो, हम शादी कर लेंगे, अबाद ने खुशी से कहा। अबाद, तुम हमना के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मेहरमा ने बेयकीनी से कहा। अबाद, उसने सिर्फ तुम्हें चाहा है, मेरी बहन की चाहत का मान रखना। हमना बहुत अच्छी है, उसने कभी किसी को इल्म ही नहीं होने दिया कि वो तुम्हें चाहती है। वो तुम्हें मेरे साथ देखती होगी तो ना जाने किस कर्ब से गुजरती होगी, लेकिन उसने सबको इस बात से ला इल्म रखा और देखो उसकी मोहब्बत ने इतनी शिद्दत अख्तियार कर ली कि अल्लाह पाक ने तुम्हें उसका नसीब बना दिया।
हम दोनों एक दूसरे के नसीब में नहीं थे। तुम्हारा नसीब हमना थी, जिसने सिर्फ तुम्हें चाहा, और मेरा नसीब शाहजैन, जिसने इंतकाम लेने के लिए मुझसे शादी की। ये सब नसीब के खेल हैं अबाद। जो तुम्हारा है उसे कबूल करो और अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मेहरमा ने कहा और घर की जानिब कदम बढ़ाए। अबाद उसकी बात सुनकर गुस्से में घर से बाहर निकल गया। अबाद जब से घर आया था, मेहरमा की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। उनके घर का ऊपर वाला कमरा अक्सर बंद रहता था, लेकिन जब से हमना आई थी वो उसके इस्तेमाल में था। अबाद ने कुछ सोचते हुए जीने चढ़ने लगा। उसने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलकर लाइट ऑन की, उसे हैरत का शदीद झटका लगा। पूरे कमरे में मुख्तलिफ पेंटिंग्स लगी हुई थी और इन सब में अबाद था। अबाद हैरत से एक एक तस्वीर को देख रहा था। हमना ने बहुत ही मेहनत और नफासत से अबाद की तस्वीर बनाई थी। अबाद, उसने सिर्फ तुम्हें चाहा है, मेरी बहन की चाहत का मान रखना। हमना बहुत अच्छी है, उसने कभी किसी को इल्म ही नहीं होने दिया कि वो तुम्हें चाहती है। वो तुम्हें मेरे साथ देखती होगी तो ना जाने किस कर्ब से गुजरती होगी, लेकिन उसने सबको इस बात से ला इल्म रखा। और देखो, उसकी मोहब्बत ने इतनी शिद्दत अख्तियार कर ली कि अल्लाह पाक ने तुम्हें उसका नसीब बना दिया। मेहरमा की बातें उसकी समाज से टकराई। हमना को मुस्कुराता हुआ चेहरा आंखों के सामने लहराया। ओ खुदाया, हमना मुझसे इतनी मोहब्बत करती है और मैं उसे तलाक देने का सोच रहा था। अबाद को अपने फैसले पर निदामत हुई। मेहरमा सोने के लिए लेटी ही थी कि उसके मोबाइल पर रिंग हुई। उसने देखा तो शाहजैन का मैसेज था। वो उसे रोज माफ़ी भरे मैसेज करता था, लेकिन एक भी मैसेज मेहरमा ने पढ़ने तक की जहमत गवारा नहीं की थी। बार बार शाहजैन की कॉल आ रही थी। पहले पहल मेहरमा ने नज़रअंदाज कर दिया, फिर कुछ सोचते हुए कॉल रिसीव की। बोलो क्या है? मेहरमा ने बेजारी से कहा। शुक्र है तुमने कॉल रिसीव की, शाहजैन ने खुशी से कहा। काम की बात करो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। मेहरमा का लहजा बहुत तल्ख था, जो शाहजैन को तकलीफ पहुंचा रहा था। मेहरमा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, शाहजैन ने इल्तिजाइया अंदाज में कहा। किस बात के लिए माफ़ी मांग रहे हो? मेहरमा ने अनजान बनते हुए पूछा। मेहरमा, इतनी संगदिल मत बनो, शाहजैन ने अफसोस से कहा। और तुम नहीं बने थे संगदिल। मेरा भाई कसूरवार भी होता तो तुम मुझसे किस बात का बदला ले रहे थे? मैं इस वक्त महज 6 साल की थी। मुझे तो सही से कुछ याद भी नहीं है। इस सब में मेरा क्या कसूर था जो तुम मुझसे इंतकाम ले रहे थे? इतना ही इंतकाम की आग में जल रहे थे तो जाते शिजी भाई के पास और उनका गिरेबान पकड़कर पूछते क्यों ठुकराया उन्होंने तुम्हारी बहन को, और इससे पहले अपने घर में पूछते कि ऐसी क्या वजह थी जो बारात ने ऐन वक्त पर आने से इनकार कर दिया। किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर दो और फिर सॉरी को कर लो। बहुत छोटी सी बात होगी तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे लिए नहीं है। आइंदा कॉल मत करना। मेहरमा ने कहते ही कॉल काट दी। शाहजैन ने दोबारा कॉल मिलाने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल बंद जा रहा था। इबाद और तहमीना बेगम आए हुए थे। फूफो, मेरी वजह से कभी भी आपका दिल दुखा हो तो माफ़ कर दें। मैं तो बस अब सबके चेहरों पर खुशी लाना चाहती थी, तभी ऐसी हरकतें करती थी। मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि किसी का दिल दुखे। मेहरमा ने तहमीना बेगम से कहा। नहीं मेहरमा, तुम माफ़ी मत मांगो, गलती तो मेरी ही है। मैं हर वक्त तुम्हारे पीछे पड़ी रहती थी। तुम तो मेरी बहुत प्यारी बेटी हो, उन्होंने मेहरमा को गले लगाते हुए कहा। हमना अबाद और तहमीना बेगम को जाते हुए देख रही थी। तुम नहीं चलोगी? अबाद ने सवालिया नज़रों से उसे देखते पूछा। मैं? हमना ने अपनी जानिब इशारा करते हुए पूछा। हाँ तुम। तुम्हारे बगैर घर और अम्मी दोनों उदास है, और सबसे ज्यादा अम्मी का बेटा। बाद ने शरारत से कहा तो हमना मुस्कुरा दी। फायजा बेगम मेहरमा के लिए दूध का गिलास लाई तो वो गुमसुम बैठी थी। मेरी प्यारी मम्मा, जिंदगी को जी लेना चाहिए, क्या पता बाद में मुझे हंसने का मौका मिले ना मिले। मेहरमा की बात उन्हें याद आई तो फौरन आंखें भीग गईं। अम्मी आप कब आई? मेहरमा ने इन्हें देखते हुए पूछा। बस अभी आई थी, उन्होंने मुस्कुराते जवाब दिया। मेहरमा, हमना भी अपने घर चली गई है, अब तुम्हें भी अपने लिए कोई फैसला करना होगा। मैं ये नहीं कह रही शाहजैन के पास वापस चली जाओ, ये तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हें फैसला करने का पूरा हक है। तुम जिसके साथ रहना चाहो रहो, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ, हर वक्त धड़का लगा रहता है हमें कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा। मेरे ख्याल से बेहतर यही तुम शाहजैन को माफ कर दो, उन्होंने प्यार से समझाते हुए कहा। जी मम्मा, मेहरमा ने असबात में सर हिलाया। हमना कमरे में दाखिल हुई तो उसकी आंखों में हैरत और खुशी उतर आई। कमरे की दीवार पर हमना की बनाई हुई तस्वीरें लगी हुई थीं। जमीन पर लाल गुलाबों से आई लव यू हमना लिखा हुआ था। हमना के चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट छा गई। शाहजैन सो रहा था जब उसका मोबाइल बजने लगा। नींद से खुमार भरी आंखों से उसने मोबाइल को देखा, जहां मेहरमा का नाम जगमगा रहा था। हैरत के मारे आंखें फौरन खुल गई। अस्सलाम वालेकुम, शाहजैन ने खुशी से कहा। वालेकुम सलाम। फोन में से मेहरमा की बेजार सी आवाज उभरी। लेने आ जाना आज मुझे, मेहरमा ने बेजारी से कहा और फोन बंद कर दिया। गाड़ी में गहरी खामोशी थी। हम कहाँ जा रहे हैं? मेहरमा ने बाहर झांकते हुए कहा। घर। शाहजैन ने नजरें आगे जमाए कहा। ओह सीरियसली, मुझे पता ही नहीं था। कौन से घर जा रहे हैं ये बताओ। मेहरमा का लहजा बेतासुर था। मेहरमा, शाहजैन आप शाह विला जा रही हैं, शाहजैन ने शरारत से कहा। अच्छा। मेहरमा ने उसे नजरअंदाज करते हुए जवाब दिया।
महरमा को शाहविला आए 1 हफ्ता गुजर चुका था। वो किचन में खाना बना रही थी। भाभी कैसी हैं आप? फरहान, शाहजैन का कज़न, किचन में दाखिल होते मुस्कुराकर बोला। महरमा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने काम में मसरूफ रही। ओह, तो यहाँ ये हो रहा है? सबा ने किचन में दाखिल होते तेज आवाज में कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? महरमा ने अब्रू झुकाते हुए कहा। अभी बताती हूँ, सबा कहते हुए बाहर निकल गई। शाहजैन, शाहजैन, सबा तेज आवाज में शाहजैन को पुकारने लगी। क्या हो गया? क्यों चीख रही हो? शाहजैन ने नागवारी से कहा। तुम्हारी बीवी किचन में फरहान के साथ क्या कर रही थी? पूछो इससे। सबा ने महरमा को देखते हुए शाहजैन से कहा। शाहजैन, मैं तो खाना बना रही थी, ये खुद आए थे। महरमा ने शाहजैन को देखते हुए कहा। सारा इल्जाम मुझ पर ना लगाएं, आपने ही बुलाया था मुझे, फरहान ने कहा तो हैरत से महरमा की आंखें फैल गईं। सुन लिया? पहले अपने कजन से दिल भर गया तो तुमसे शादी कर ली, अब तुमसे दिल भर गया होगा, सबा ने तंज करते हुए कहा। शाहजैन, ये झूठ। शाहजैन ने हाथ के इशारे से महरमा को खामोश होने को कहा तो वो खामोश हो गई और शिकवा की नजरों से शाहजैन को देखने लगी। तुम्हें बकवास करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है महरमा ऐसी नहीं है, शाहजैन ने सबा को गुस्से से घूरते हुए कहा। इतनी ही अच्छी है महरमा तो उसने अपने कज़न को छोड़कर तुमसे क्यों शादी की? उससे तो मंगनी हुई थी, सबा ने तंजिया अंदाज अपनाया। मैंने ज़बरदस्ती शादी की थी महरमा से, सबके सामने झूठ कहकर। तुम्हारी तरह ही झूठा इल्ज़ाम लगाया था मैंने भी। और कुछ पूछना है या बस? शाहजैन ने तुर्की बातुर्की कहा। और तुम सीधी शराफत से बताओ, ये तुमने झूठ क्यों बोला? शाहजैन ने फरहान की तरफ गुस्से से बढ़ा। मुझे सबा ने कहा था, फरहान ने कहा और 1 मिनट भी रुके बिना वहां से रफू चक्कर हो गया। तुमसे यही उम्मीद थी, शाहजैन ने सबा को देखते हुए कहा। शाहजैन, मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही थी, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, सबा ने रोहानसी होते हुए कहा। सबा, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, क्योंकि मोहब्बत करने वाले ऐसे नहीं होते, मैं सिर्फ जिद हूँ, तुमने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की, तुम सिर्फ मुझे हासिल करना चाहती हो, शाहजैन ने नरमी से कहा और चला गया। महरमा, शाहजैन ने कमरे में दाखिल होकर होले से महरमा को पुकारा और महरमा ने नम आंखें उठाकर शाहजैन को देखा। तुम रो रही हो? शाहजैन ने उसके पास बैठते पूछा। तुम जानते हो, जब बाबा ने तुम्हारी बात का यकीन करके मेरी शादी ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ कर दी तो मुझे कितनी तकलीफ हुई थी। जिन पर सबसे ज़्यादा मान हो, वक्त आने पर वो एतबार नहीं करते तो बहुत अजियत पहुंचती है, जिसका अंदाज़ा कोई भी जब तक नहीं लगा सकता जब तक वो इस अजियत से ना गुजरे। सबा की बातें सुनकर मुझे लगा तुम भी उसका एतबार कर लोगे, लेकिन तुमने उसका एतबार नहीं किया। शाहजैन, इस बात ने मुझे बहुत सुकून और खुशी बख्शी है। महरमा ने नम आंखों से मुस्कुराते शाहजैन को देखा था। चलो, इस खुशी के मौका पर मुझे माफ़ कर दो, शाहजैन ने इसे आस भरी नज़रों से देखते हुए कहा। क्या याद रखोगे महरमा का दिल कितना बड़ा है? जाओ, तुम्हें माफ़ किया, महरमा ने इतराते हुए कहा। इतने बड़े दिल में हमें भी थोड़ी सी जगह दे दें, शाहजैन ने शरारत से उसे कहा। कहाँ की तैयारी है? शाहजैन ने महरमा को देखते पूछा। जो तैयार हो रही थी। बाबा ने घर बुलाया, मैं तैयार हो गई हूँ, अब चलो जल्दी, महरमा ने कानों में बालियां पहनते हुए कहा। जो हुक्म आपका, हम तो गुलाम हैं आपके, शाहजैन ने शरारत से कहा। सब खाना खाने के बाद बातों में मसरूफ थे। यहीं रहने का इरादा है क्या तुम लोगों ने? घर नहीं जाना? ज़ुहैब साहब ने घड़ी देखते हुए कहा, जो रात के 12 बजा रही थी। महरमा, शाहजैन, इबाद और हमना जाने के लिए उठ खड़े हुए। तुम्हारे पापा कह रहे हैं कि तुम दोनों यहीं रहोगी, फायजा बेगम ने महरमा और हमना को मुखातिब करते हुए कहा। क्यों? चारों ने बैक वक्त कहा। इन जैसे निकम्मों के साथ मैं अपनी बेटियों को नहीं भेजूंगा, ज़ुहैब साहब ने शरारत से कहा। क्यों? परेशान कर रहे हैं बच्चों को, बिलावजह में इतना सस्पेंस फैला रहे हैं। जिन हालात में तुम्हारी शादी हुई, हमने ऐसे करने का नहीं सोचा था कभी। हमने सोचा है शोएब भी आने वाला है तो दोबारा से तुम चारों की बारात का फंक्शन रखा जाए। सब इंतजामात हो गए हैं, 10 दिन बाद तुम लोगों की बारात का फंक्शन है और जब तक तुम दोनों यहीं रहोगी, फायजा बेगम ने मुस्कुराते हुए बताया। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। शाहजैन और इबाद मुंह बनाते हुए चले गए। आज उनकी बारात का फंक्शन था, सब बहुत खुश थे। शोएब भी 2 दिन पहले पाकिस्तान आया था। महरमा और शाहजैन, इबाद और हमना के दरमियान राब्ते पर मुकम्मल पाबंदी थी। महरमा और हमना ने एक जैसे लहंगे ज़ेबतन किए हुए थे। इबाद और शाहजैन पहले से स्टेज पर मौजूद थे। महरमा और हमना को उनके साथ लाकर बिठा दिया गया। शुक्र है हिजर की रातें ख़त्म हुई, इबाद ने सरगोशी करते हुए हमना से कहा। हिजर की रातें? हमना ने नासमझी से सिरे लब दोहराया। हाँ ना, हमारे लिए तो हिजर की रातें ही थीं। अब इस बेचारे को देखो, महरमा की जुदाई में चूहे जैसा मुंह निकल आया है। इबाद ने शाहजैन को देखते कहका लगाया। अब ऐसी भी बात नहीं है, शाहजैन ने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। ओह सॉरी, सबा अपनी धुन में मगन चलती हुई जा रही थी कि सामने से आते शोएब से टकरा गई। शोएब ने जल्दी से कहा। इट्स ओके, सबा ने मुस्कुराते जवाब दिया। आप महरमा के भाई हैं ना, जिनकी जुबिया आपी से शादी होने वाली थी? सबा ने कुछ याद करते हुए कहा। जी। बिया के जिक्र पर शोएब उदास हो गया था। नाइस टू मीट यू, सबा ने मुस्कुराते कहा और चली गई। वो आज भी उतना ही पुरकशिश और हैंडसम था जितना 15 साल पहले। उसे देखकर कोई भी उसकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। उसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ बिया से मोहब्बत की थी। इसी मोहब्बत का हक अदा करते हुए वो आज तक तन्हा ज़िंदगी गुजार रहा था। वक्त हंसी खुशी गुजर रहा था। शिजी महरमा से मिलने शाहविला आता जाता रहता था। उसकी सबा से अच्छी दोस्ती हो गई थी। आ जाओ,
सबा ने दरवाजे पर दस्तक दी तो मेहरमा ने कहा, मेहरमा मैं ने आज तक तुम्हारे साथ जितना भी बुरा किया मैं इस पर अब बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सबा ने उसका हाथ पकड़ते हुए इल्तिजाइया अंदाज में कहा, सबा मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मेहरमा ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए मुस्कुरा कर कहा, मेहरमा मैं बहुत मफाद परस्त हूँ, मैं आज भी तुम्हारे पास अपने मफाद के लिए आई हूँ। सबा ने रूहान से होते हुए कहा। मेहरमा ने नासमझी से उसे देखा तो उसने अपनी बात जारी रखते मजीद कहना शुरू किया, शाहजैन सही कहता है, मैंने उससे कभी मोहब्बत की ही नहीं और इस बात का अंदाज़ा मुझे तुम्हारे भाई से मिलकर हुआ। मेहरमा ने तुम्हारे साथ मैंने हमेशा बुरा किया है, लेकिन मैं जानती हूँ तुम मेरी जैसी नहीं हो। तुम प्लीज़ अपने भाई से मेरे लिए बात करो, वो जैसा कहेंगे मैं सब कुछ वैसा करूँगी। मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पर बदल लूँगी। बस तुम उनसे कहो मेरी एकतरफा मोहब्बत को मुकम्मल कर दें, मुझसे शादी करने। तुम कहोगी ना उनसे? सबा ने कहते हुए आस भरी निगाहों से मेहरमा को देखा। मेहरमा हैरान सी उसकी बातें सुन रही थी। आज पहली मर्तबा उसने सबा का ये रूप देखा था। वो मासूम बच्चों की तरह मेहरमा से कह रही थी, लेकिन तुम्हारे और भाई की उम्र में बहुत फ़र्क है। मेहरमा ने याद दहानी कराई, मोहब्बत में उम्र, रंग, रूप कुछ नहीं देखा जाता। सबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ज़रूर बात करूंगी भाई से और मुझे उम्मीद है वो मान जाएंगे। मेहरमा ने उसे तसल्ली देते कहा, मेहरमा तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है। शोएब ने गुस्से से कहा, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। मेहरमा ने इन्हें देखते हुए कहा, वो मुझसे इतनी छोटी है, मैं कैसे उससे शादी कर सकता हूँ। शोएब ने याद दहानी करवाई, सबा को आपकी उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उसके कहने पर ही यहाँ आई हूँ। वो आपको बहुत चाहती है। मैंने उसकी आंखों में आपके लिए मोहब्बत देखी है। मेहरमा ने शोएब को राज़ी करने की कोशिश की, लेकिन मैंने बिया के अलावा कभी किसी दूसरे को वो मुकाम देने का नहीं सोचा जो मेरे दिल में बिया का है। शोएब ने उदासी से कहा, ज़िंदगी गुजारने का नहीं बल्कि जीने का नाम है। माजी में रह जाना बेवकूफ़ी है। अक्सर हम मरे हुए लोगों से वफा निभाते हुए जीते जागते लोगों को इन खुशियों से महरूम कर सकते हैं जो इन्हें हमसे वाबस्ता होकर मिलती हैं। मेहरमा ने समझाते हुए कहा, किसी को इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था, इसलिए जल्द ही उनकी मंगनी कर दी गई। हाशिम साहब ने पहले पहल तो इनकार कर दिया कि वो अपनी कम उम्र बेटी की शादी हरगिज़ शोएब से नहीं करेंगे, लेकिन सबा के इसरार पर मजबूरन उन्हें हाँ करना पड़ी। सब बहुत खुश थे और इन दोनों ने आने वाले मुस्तकबिल के लिए दुआगो थे। मेहरमा स्याह रंग की साड़ी ज़ेबतन किए हुए थी जो उसे शाहजैन ने गिफ्ट की थी। क्या मसला है, क्यों घूर रहे हैं? वो आईने के सामने खड़ी बाल संवारते मसरूफ़ थी। शाहजैन की नसरों की तपिश महसूस करते हुए उसने कहा, मेरी आंखें हैं, मेरी मर्जी। शाहजैन ने कंधे उचकाते कहा, तो मैंने कब कहा? उधार ली हैं आपने, अपनी आंखों से कुछ और देख लेना, मुझे क्यों दिख रहे हैं? मेहरमा ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम भी तो मेरी हो। शाहजैन ने आंखों में मोहब्बत समोए उसे देखते कहा, अच्छा बस अब शुरू मत हो जाइएगा, जाकर तैयार हो। मेहरमा ने मुस्कुराते हुए कहा और उसे धक्के देने के अंदाज से वॉशरूम के गेट तक छोड़ा। उफ, इतना जुल्म करती हो। शाहजैन ने अपना बाजू सहलाते हुए कहा, आज तो मोहतरमा का हमें हार्ट अटैक दिलाने का इरादा है। शाहजैन ने दिल पर हाथ रखते ड्रामाई अंदाज अपनाया, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। मेहरमा ने तड़प कर कहा, हाय अल्लाह, इतनी फिक्र। शाहजैन ने शरारत से उसे देखा, बस मौका चाहिए होता है इतराने का। मेहरमा ने तप कर कहा और बाहर की जानिब कदम बढ़ाए, कितनी प्यारी लग रही हो। शाहजैन ने मेहरमा को देखा जो मुंह बनाए बाहर देख रही थी। प्यारी तो मैं हूँ, मेहरमा ने इतराते कहा। जा कहाँ रहे हैं हम? मेहरमा ने शाहजैन को देखते हुए सवालिया अंदाज अपनाया। अभी पता चल जाएगा। शाहजैन ने नजरें सामने जमाए मुस्कुराते हुए बोला। कुछ देर बाद शाहजैन ने गाड़ी आलीशान से फार्म हाउस के सामने रोकी। आए। शाहजैन ने मेहरमा की तरफ का डोर खोला और अपना हाथ मेहरमा के आगे करते हुए बोला। मेहरमा ने मुस्कुराते अपना हाथ शाहजैन के हाथ में रखा। वो दोनों फार्म हाउस में दाखिल हुए थे। शाहजैन का फ़ोन बजने लगा। मेहरमा, मुझे ज़रूरी काम से जाना है। शाहजैन ने मोबाइल रखते हुए उसे कहा, लेकिन मैं यहाँ अकेले। मेहरमा की बात मुकम्मल होने से पहले शाहजैन ने उसकी बात काटते हुए जवाब दिया, मैं बस 10 मिनट में वापस आ जाऊँगा। शाहजैन बोला और चला गया। शाहजैन को गए 1 घंटा गुजर चुका था। मेहरमा परेशानी के आलम में उसे कॉल मिला रही थी, लेकिन उसका मोबाइल मुसलसल ऑफ जा रहा था। मेहरमा परेशानी के आलम में यहाँ वहाँ टहल रही थी। शाहजैन की गाड़ी की आवाज़ आई तो वो फौरन जीने उतर कर नीचे आई, लेकिन सामने का मंजर देखकर मेहरमा की हवाइयाँ उड़ गईं। सफदर भाई, आप रो क्यों रहे हैं? शाहजैन कहाँ है? मेहरमा ने हैरत से सफदर शाहजैन के दोस्त को देखते हुए पूछा। बताएं मुझे, कहाँ है शाहजैन? मेहरमा ने रूहान से होते हुए पूछा। भाभी, वो। सफदर ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहाँ से 2 लड़के एक डेड बॉडी लेकर अंदर दाखिल हुए। मेहरमा ने हैरत और नासमझी के मिले जुले तासरात से पहले सफदर को देखा, फिर सफ़ेद कफन में लिपटे वजूद को। वो मुर्दा कदम उठाते हुए सफ़ेद कफन में लिपटे वजूद के पास पहुंची और वहीं घुटनों के बल बैठ गई। अल्लाह पाक, प्लीज़ ये शाह। वो उससे आगे सोच भी नहीं सकती थी। उसने डरते हुए आगे हाथ बढ़ाया। उसके हाथ कांप रहे थे। अनजाने से खौफ ने उसे आन घेरा था। शाहजैन। उसने आहिस्ता से उसके चेहरे पर से चादर हटाई। उसने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख को रोकने की कोशिश की थी। वो सामने पड़ी मैयत को हैरत से देख रही थी, गोया उसके पैरों से ज़मीन सिरक गई हो। खुदा करे तुम मर जाओ शाहजैन, खुदा करे तुम मर जाओ। उसकी समाज से अपनी आवाज़ टकराई।
इसे क्या मालूम था कि उसकी बद्दुआएं कबूल हो जाएंगी। तुम मुझे नहीं छोड़कर जा सकते शाहजहान, मैं मर जाऊंगी। तुमने कहा था कि अब मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। तुमने झूठ बोला था, तुमने अपना वादा तोड़ दिया, तुमने मुझसे बेवफाई की। तुम बेवफा हो शाहजहान, तुम बेवफा हो। वो शाहजहान की मैयत के सामने बैठी अश्क बहाते हुए कह रही थी, खुदा करे शाहजहान तुम्हें मौत आ जाए, तब जाके मेरे दिल को सुकून मिलेगा। वो गुस्से से फुंकारी थी, उसकी आंखें अश्कबार सी। उसे तो खुश होना चाहिए था, उसकी बद्दुआएं रंग ले आई थी। सामने पड़ी शाहजहान की मैयत उसे बार बार याद दहानी करवा रही थी कि वो शख्स मर गया जिसकी मौत की दुआएं उसने मांगी थी। वो शख्स मर गया, उसकी बद्दुआओं ने उसे मार दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह पाक ये जुल्म ना करे। मैं कैसे रहूंगी शाहजहान के बगैर। अल्लाह पाक प्लीज़ ये ख्वाब हो। अल्लाह पाक प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं अपनी दुआएं वापस लेती हूँ। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी, भला बद्दुआएं भी कभी वापस आती हैं। देखते ही देखते महरमा ज़मीन बोस हो गई थी। महरमा को होश आया तो उसने हल्की से आंखें खोली थीं। गायब दिमागी के आलम में आसपास नजर दौड़ाई। वो ऊपर कमरे में थी, उसके अलावा कमरे में कोई और नहीं था। थोड़ी देर पहले रूनुमा होने वाला वाकया नजरों के सामने लहराया। वो अपना मुंह अपने हाथों में छुपाए रोने लगी। इतनी देर में दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ था, लेकिन महरमा उसे नज़रअंदाज किए रोने में मसरूफ थी। महरमा, शाहजहान ने उसे होले से पुकारा था। शाहजहान, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम जानते हो ना, तुम्हारा मेहरमा तुम्हारी मेहरमा तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। उसने शाहजहान के हाथ पकड़कर इल्तिजाया लहजे में कहा। पलकों की बाढ़ तोड़े आंसू शाहजहान के हाथ पर गिरकर बेमोल हो रहे थे। मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास, शाहजहान ने नरमी से कहा। तुम झूठे हो। तुमने कहा था 10 मिनट में आ जाओगे, लेकिन तुम नहीं आए। तुमने कहा था मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, लेकिन तुम चले गए। मेहरमा ने रोते हुए कहा। मेहरमा, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास, देखो मेरी तरफ। शाहजहान ने उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा। लेकिन वो सफदर भाई, मेहरमा ने सोचते हुए कहा। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले शाहजहान ने उसकी बात काटते हुए कहा, वो सब मजाक था जो मैंने और सफदर ने मिलकर तुम्हारे साथ किया था। शाहजहान ने कहा और मेहरमा ने शदीद गुस्से के आलम में उसे घूरा। ये सब क्या था? ये मजाक था। मेहरमा ने गुस्से से कहा। नहीं, सरप्राइज था। शाहजहान ने शरारत से कहा। भाड़ में जाओ तुम। मेहरमा गुस्से से कहते खड़ी हुई। कहाँ जा रही हो? शाहजहान मेहरमा के पीछे भागा। घर। मेहरमा ने जीने उतरते हुए कहा। तुम्हें रास्ता पता है? शाहजहान ने हंसते हुए पूछा। तुम कत्ल हो जाओगे मेरे हाथों से, मेहरमा ने गुस्से से कहा। मेहरमा चलती हुई लॉन्ज में पहुंची थी। अचानक से सारी लाइट्स ऑफ हो गई थी। हैप्पी बर्थडे टू यू डियर मेहरमा। उसकी समाज से आवाज़ टकराई। उसके कदम वहीं मुंजमद हो गए थे। इतने में सारी लाइट्स ऑन हो गई थी। मेहरमा का मुंह हैरत के मारे खुला का खुला रह गया। सामने जुहेब साहब, फायजा बेगम, तहमीना बेगम, हमना आबाद, शुएब, सबा, जवेरिया बेगम, सफदर सब खड़े हुए नजर आए थे। शाहजहान ने मेहरमा का हाथ पकड़े उसे लाउंज के दरमियान में लाया तो पूरी ज़मीन पर गुब्बारे बिखरे हुए थे। टेबल को लाल गुलाब से सजाया हुआ था और दरमियान में चॉकलेट केक रखा हुआ था जिस पर मेहरमा लिखा हुआ था। मेहरमा की आंखों में जो कुछ देर पहले आंसू थे, अब उसकी जगह खूबसूरत सी मुस्कुराहट ने ले ली थी। अब केक कट कर लो, शुएब ने उसे याद दहानी करवाई। जी भाई, मेहरमा ने मुस्कुराते हुए कहा। मेहरमा ने केक काट कर सबको खिलाया और सवाई शाहजहान के। मुझे तुम भूल गई, शाहजहान ने मुंह बसोरते हुए कहा। भूली नहीं हूँ, आपकी सजा है ये, मेहरमा ने हंसते हुए उसे जवाब दिया। किस बात की सजा? शाहजहान ने अनजान बनते हुए कहा। इतना रोई मैं, आपकी वजह से सारे मेकअप भी खराब हो गया। मेहरमा ने मुंह बनाते हुए कहा। सॉरी, तुम्हारा काजल भी खराब हो गया, बिल्कुल चुड़ैल लग रही हो। शाहजहान ने शरारत से कहा। मैंने काजल लगाया ही नहीं था, मेहरमा ने जवाब दिया। अच्छा, अब बस मेरा गिफ्ट दो, मेहरमा ने अपना हाथ उसके आगे करते हुए कहा। ये इतना कुछ किया है मैंने, और तुम्हें अभी भी गिफ्ट चाहिए? शाहजहान मुंह बसोर कर बोला। मैंने तो नहीं कहा था इतना कुछ करने को, गिफ्ट चाहिए मुझे तो। मेहरमा बजिद थी। अच्छा ये लो। शाहजहान ने उसकी हथेली पर प्यारी सी डबिया रखते हुए कहा जिसमें डायमंड रिंग थी। आप दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो बताओ हमें, हम भी यही हैं। इबाद ने हंसते हुए कहा तो सब मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगे।